मैं एक नया मानव स्टार्ट करने वाला हूँ, तो बिना बकवास के स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक डिसाइपल दूसरे डिसाइपल के ऊपर हमला कर उसे अरेना से बाहर फेंक देता है और वो डिसाइपल वहीं पर नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर वहाँ पर एक रेफरी आती है जो कि हमें इस कंपटीशन के बारे में बताती है। वो कहती है कि एक इंपीरियल इमोर्टल फॉरेस्ट गेट कॉन्टेस्ट है। जो आउटर सेट के डिसाइपल है वो इनर सेट में एंटर करने का मौका पाने के लिए आते हैं और ये जो कॉन्टेस्ट है वो आउटर सेट के जो एल्डर्स है उनके सुपरविजन में किया जाता है। फिर वो रेफरी बताती है कि इस अरेना में जो लड़का खड़ा है उसने कॉन्स्टेंटली 11 मैचेस को जीता है। आप में से कोई है जो कि इसे चैलेंज करना चाहता है? तभी हमें उस अरेना से काफी दूर एक पहाड़ी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक डिसाइपल बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी उसके ब्रेसलेट में से एक बूढ़े आदमी की सोल बाहर निकलकर उस डिसाइपल से कहती है कि ए ब्रैड, क्या तुम तैयार हो? ये सुनने के बाद वो डिसाइपल अपनी आंखें खोलकर उस बूढ़े आदमी से कहता है कि जोआन लाओ, अब तक मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये मेरे काउंटर अटैक करने का समय है। इतना कहने के बाद वो उस पहाड़ी से छलांग लगाता है, लेकिन तभी रेफरी की नजर भी उस डिसाइपल के ऊपर पड़ती है, जिसे देखने के बाद रेफरी काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि ऐसा लगता है कि किसी डिसाइपल ने सामने वाले क्लिफ के ऊपर से छलांग लगाई है। ये सुनने के बाद वहां पर के सारे डिसाइपल काफी हैरान हो जाते हैं। साथ ही में जो आउटर सेट का एक एल्डर होता है वो कहता है कि जिस माउंटेन से उसने छलांग लगाई है वो यहाँ से माइल्स ऑफ किलोमीटर दूर है। आखिर आउटर डिसाइपल के पास इतनी ज्यादा एबिलिटीज कैसे हो सकती है? तभी हमें उस डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कि सीधा अरेना में लैंडिंग करता है। उसे देखने के बाद रेफरी ये अनाउंसमेंट करती है कि यानजाओ को ये चैलेंज करने वाला है। फिर हमें उस डिसाइपल के बारे में बताया जाता है। वो एक राइजिंग स्टार होता है। वो अपने 8 साल की उम्र में ही बॉडी फॉर्जिंग स्टेट के ऊपर पहुंच चुका था और जब वो 11 साल का बना तब वो रिफाइनिंग रिलम के 3rd लेवल पर पहुंच चुका था। और उसके बाद वो उसकी फैमिली का हायर बना। हालांकि उसने 3 सालों से अपनी कल्टीवेशन को रोक दिया है और उसे उसके फैमिली से भी बैनिश किया गया। उसकी फियांसी ने उसे धोखा दिया। फिर हमें एक डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कि पहले वाले डिसाइपल को चैलेंज करने वाला होता है। वो गांजा डिसाइपल उस डिसाइपल के पास आकर उससे कहता है कि आखिर तुम्हारे जैसे एक कचरे की हिम्मत कैसे हुई मुझे चैलेंज करने की? तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, मेरे टाइम को बर्बाद मत करो। इतना कहने के बाद वो गांजा आदमी उस डिसाइपल के कंधे के ऊपर हाथ रखता है, लेकिन वो डिसाइपल सिर्फ अपने ऑरा को रिलीज करता है। उसके ऑरा के प्रेशर की वजह से वो गांजा डिसाइपल उड़ते हुए उस अरेना से बाहर जाकर गिरता है। फिर वो गांजा डिसाइपल अपने आप को संभालते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है? ये देखने के बाद उन दोनों एल्डर्स में से एक एल्डर कहता है कि ये तो स्पिरिचुअल ओवरफ्लो है। उन दोनों के कल्टीवेशन बेस में इतना ज्यादा डिफरेंस होने के बावजूद उसने सिर्फ अपने स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे अपने से दूर भेज दिया। फिर हमें कल्टीवेशन लेवल के बारे में बताया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले बॉडी ट्रेनिंग, फिर आता है क्यूआई रिफाइनिंग, फिर आता है फाउंडेशन बिल्डिंग, फिर आता है स्पिरिचुअल पावर, उसके बाद आता है नॉनसेंस सोल, उसके बाद आता है महायाना, फिर आता है फेरीलैंड। फिर दूसरा एल्डर कहता है कि ऑर्डिनरी पीपल 10 साल लगते हैं बॉडी रिफाइनिंग स्टेज पर जाने के लिए, लेकिन ये लड़का इतनी यंग एज में क्यूआई रिफाइनिंग रिलम तक पहुंच भी चुका है। फिर हमें उस डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि 3 साल कड़ी मेहनत करने के बाद आज मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता हूँ। जो जीनियस है वो रिटर्न आ चुका है। इतना कहने के बाद वो डिसाइपल अपने दोनों हाथों में 2 अलग अलग तरह के फ्लेम को अपेयर करता है। उन फ्लेम्स को देखने के बाद रेफरी काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर किस तरह की स्किल्स है? तो अभी उनमें से एक एल्डर चिल्लाते हुए कहता है कि ये कोई ऑर्डिनरी फ्लेम्स नहीं है, ये तो हेवन और अर्थ के फायर है। फिर हमें उसी डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों फ्लेम्स को आपस में जोड़ने लगता है। ये देखने के बाद वो दोनों एल्डर्स काफी हैरान हो जाते हैं। उनमें से एक एल्डर कहता है कि ये तो 2 डिफरेंट फायर को एक साथ फ्यूज करने की कोशिश कर रहा है और दूसरा एल्डर कहता है कि आखिर किसके बारे में सोच रहा है? तभी उनमें से पहला वाला एल्डर चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी से बाकी के जो डिसाइपल्स है उन्हें बचा लो। फिर हमें उस डिसाइपल को दिखाया जाता है जिसने कि उन दोनों फ्लेम्स को एक दूसरे के अंदर मर्ज कर लिया होता है, जिसके वजह से उसके पास एक नई फ्लेम आ चुकी होती है, जिसे देखने के बाद वो दोनों एल्डर्स काफी हैरान हो जाते हैं। फिर हमें उस डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कि उस फ्लेम की मदद से एक डिसाइपल के ऊपर हमला कर देता है। उस हमले को अपने तरफ आता देखो डिसाइपल सिर्फ एक छींक मारता है, जिसकी वजह से उस छींक के प्रेशर की वजह से जो वो फ्लेम्स उसकी तरफ बढ़ रही होती है, उस छींक का प्रेशर उन फ्लेम्स को चीरते हुए उस डिसाइपल को सीधा आकर लगता है। और अभी तक आप क्या सोच रहे थे? जिसके पास वो फ्लेम्स है क्या वही मेन कैरेक्टर है? नहीं, अभी जिसने छींका वो मेन कैरेक्टर है। आपने सिर्फ छींक से उस हेवन
हेवनली फ्लेम को तबाह करता देख और दोनों एल्डर्स काफी हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि उसने सिर्फ अपने एक ही चीख से जो हेवन और अर्थ की जो फायर थी उसे पूरी तरह से बुझा दिया। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ उस डिसाइपल के सामने आ जाता है, जिसे देखने के बाद वो डिसाइपल काफी डर जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस डिसाइपल के ऊपर हमला कर देता है और डिसाइपल एक ही मुक्के में सीधा आसमान में चला जाता है। ये देखने के बाद वो रेफरी ये कहती है कि यान जियाओ को सिर्फ एक ही मुक्का मारकर गिरा दिया गया, वो बिल्कुल वैसे ही जीतता चला गया जैसे उसने पहली बार दिखाया था। फिर हमें उस रेफरी को दिखाया जाता है जिसके के टैबलेट में एक नोटिफिकेशन आता है, जिसे पढ़ने के बाद वो कहते हैं कि फाइनली हमें इस मिस्टीरियस डिसाइपल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल ही गई। बिना अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसने सिर्फ अपने एक ही मुक्के के साथ उसके जितने भी कॉम्पिटिटर थे उन्हें हरा दिया। वो बिना किसी डाउट के इस ईयर का जो कॉन्टेस्ट है उसके अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल है। ये सुनने के बाद हमारा डिसाइपल अपने मन में कहता है कि क्या मैं जीत गया, और इसी तरह से जोन उस कॉम्पिटिशन को जीत जाता है। फिर हमें जोन को दिखाया जाता है जो कि इनर एरिया की तरफ जा रहा होता है और एक एल्डर उन्हें गाइड कर रहा होता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आकर उस गाइड से कहते हैं कि वहीं पर रुक जाओ, जो रॉयल फैमिली है वो पूरी कंट्री में एक भगोड़े की तलाश कर रही है, इसलिए हमें आप लोगों को चेक करना होगा। ये सुनने के बाद जोंग काफी हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि आखिर हम इतने दूर स्थान पर कैसे मिले, बेहतर होगा कि कुछ समय के लिए मैं उनसे दूर रहूं। इतना कहने के बाद जोंग वहाँ से चुपचाप जाने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने सिस्टम का विंडो अपीयर हो जाता है और सिस्टम उससे कहता है कि वहीं पर रुक जाओ, तुम्हें एक मैंडेटरी टास्क दिया जाता है, तुम्हें जो इंस्पेक्शन है उसे पीसफुली पास करना होगा। ये सुनने के बाद जोंग काफी गुस्सा हो जाता है, सिस्टम के ऊपर चिल्लाते हुए उसे कहता है कि तुम मजाक कर रहे हो ना सिस्टम, तुमने अब तक मुझे कोई भी मिशन नहीं दिया, लेकिन तुम सबसे पहले मुझे टास्क यही दे रहे हो कि मैं सीधा जाकर आग के कुएं में कूद जाऊं। मैं इंस्पेक्शन इसीलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मैं एक साल से एक वांटेड भगोड़ा हूँ मास्टर जोंग। आखिर मैं क्यों वांटेड क्रिमिनल हूँ और ये सिस्टम में आखिर क्या है, चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। फिर जोंग हमें बताता है कि मेरे प्रीवियस लाइफ में मैं फिजिकली वीक था, यहाँ तक कि अगर एक साधारण छींक भी मेरी हड्डियों को नुकसान पहुंचा सकती थी। आखिरकार एक डिजास्टर में मेरी जान चली गई और जब मेरा रीइंकार्नेशन हुआ तब मैंने अपने आप को इस इमोर्टल के वर्ल्ड में पाया। फिर हमें जोन के फादर को दिखाया जाता है जो कि हमें जोन को पकड़कर काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि मेरे जो पहले 12 बच्चे थे वो जन्म लेते ही मारे गए, लेकिन फाइनली मुझे एक अच्छा और हेल्दी बेबी मिला। फिर हमें जोन बताता है कि इसीलिए मेरा नाम 13 पड़ा। इस जिंदगी में मैं हेल्दी बॉडी और अच्छी सी जिंदगी जीना चाहता हूँ। फिर मैं एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि हमें जोंग के फादर से कहते हैं कि जोंग रुई, मैं सच में इस चीज को मैं तुम्हें अभी नहीं बताना चाहता था, लेकिन तुम्हारा बेटा जो 13 है वो एब्सोल्युटली यूजलेस है, उसके पास किसी भी तरह का स्पिरिचुअल रूट नहीं है। फिर वो बूढ़ा आदमी आगे कहता है कि जो सेंजोन कॉन्टिनेंट है उसके अंदर जो लोग है वो जन्म लेते अपने स्पिरिचुअल रूट को अवेकन कर लेते हैं, यहाँ तक कि जो फार्मर्स होते हैं वो भी अपने फिजिकल ट्रेनिंग स्टेट तक पहुंच जाते हैं, यहाँ तक कि जो टट्टी होती है उसके अंदर भी स्पिरिचुअल पावर के कुछ ट्रेसेस होते हैं। लेकिन जो 13 है उसके पास किसी भी तरह का स्पिरिचुअल रूट नहीं है, जो 13 है वो भी टट्टी से भी गया गुजरा है, वो इस दुनिया के फूड चेन के सबसे बॉटम में है। ये सुनने के बाद जोंग के फादर काफी गुस्सा हो जाते हैं, उस बूढ़े आदमी के जबड़े को खींचते हुए उसे कहते हैं कि आप अपने आप को उसका अंकल कहते हैं, एक अंकल अपने भतीजे के बारे में ऐसी बातें कैसे कह सकता है। फिर जोंग कहता है कि मेरे जो स्पिरिचुअल रूट है उन्हें अवेकन करने के लिए मेरे फादर और बाकी के सारे लोगों ने काफी सारे तरीकों के बारे में सोचा, मेडिकेटेड बात, पिल्स। फिर हमें छोटे जोंग को दिखाया जाता है जो कि उन पिल्स को खाने के बाद उसके फादर से कहता है कि इसे खाने के बाद मुझे कुछ फील हो रहा है। ये सुनने के बाद जोंग के फादर काफी खुश हो जाते और कहते हैं कि क्या ये पिल्स काम कर गई, लेकिन हमें जोंग को दिखाया जाता है जो कि पाद मारते हुए हवा में उड़ जाता है। ये देखने के बाद उसके फादर उसके जो चाचा जी होते हैं वो पूरा सदमे में चले जाते हैं। फिर हमें जोंग कहता है कि जो कुछ भी उन्होंने मेरी जो स्पिरिचुअल रूट है उन्हें अवेकन करने के लिए किया वो सब कुछ बेकार रहा, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे एक ही चीज ने बुरा महसूस कराया, वो था जो कि मेरी माँ मुझे कहती थी। फिर हमें जोंग के मदर को दिखाया जाता है जो कि उससे कहते हैं कि 13 तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर तुम्हारे साथ किसी भी तरह का माइनर इंसिडेंट हो सकता है जो कि तुम्हारे लिए काफी हार्मफुल होगा। जोंग आगे कहता है कि इसलिए मेरी जो एक्टिविटीज थी वो मेरे घर के जो बैकयार्ड है उसके अंदर ही लिमिटेड हो गई। हमें छोटे से जोंग को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में बैठकर किताबें पढ़ रहा होता है, तभी उसकी नजर बाहर खेल रहे हुए बच्चे के ऊपर पड़ती है, जिन्हें देखने के बाद जोंग अपने मन में कहता है कि वो लोग मुझसे अलग नहीं दिखते। ये सोचने के बाद जोंग एक अजीब सा चेहरा बनाते हुए हंसने लगता है। फिर हमें जोंग को दिखाया जाता है जो कि अपने घर से बाहर निकलकर उन बच्चों की तरफ जा रहा होता है और उनसे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे अपने साथ खिलाओगे। हमारे जोंग को देखने के बाद उनमें से एक लड़का कहता है कि आखिर तुम कौन हो, मैंने इससे पहले तुम्हें यहाँ पर क्यों नहीं देखा। तभी उस लड़के के पीछे से एक और लड़का छलांग लगाते हुए कहता है कि इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जितना ज्यादा लोग होंगे उतना ही ज्यादा मजा होगा।
इतना कहने के बाद वो लड़का उस बॉल को हमारे जोन के ऊपर फेंक देता है, लेकिन वो बॉल सामने वाले बच्चों के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने सिर्फ धीरे से उसकी तरफ फेंका था क्योंकि उनके पास स्पिरिचुअल रूट है, लेकिन हमारे जोन के पास किसी भी तरह का स्पिरिचुअल रूट नहीं है। अगर उन्होंने धीरे से भी बॉल मारी तो भी हमारे जोन की तरफ वो बॉल काफी तेजी के साथ आएगी, और जैसा कि हमने सोचा था वो बॉल काफी तेजी के साथ आकर हमारे जोन को लगती है। वो बॉल जोन को लगने की वजह से जो जोन होता है वो घसीटते हुए पीछे जाकर एक दीवार से टकरा जाता है। ये देखने के बाद वो सारे लड़के पूरे सदमे में चले जाते हैं, और जोन के ऐसे हालत देखने के बाद वो लड़के काफी ज्यादा रोने लगते हैं, रोते हुए वहां से भागने लगते हैं। भागते हुए वो लड़का कहता है कि उसे तो सिर्फ एक बॉल लगा था, और दूसरा लड़का उस लड़के से कहता है कि तुमने अभी अभी किसी को जान से मार डाला, और हमें जोन को दिखाया जाता है जिसकी कि वो बॉल लगने की वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी हो गई होती है। इस इंसिडेंट के बाद मुझे एक रिमोट प्लेस में प्राइवेट रेसिडेंस दिया गया रहने के लिए, इस हलचल से दूर, बाहरी दुनिया से अलग। फिर हमें जोंग के मदर को दिखाया जाता है जो कि हमारे छोटे से जोंग से कहती है कि जो यानी आज से तुम्हारी केयर करेगी। हम लोग फैमिली बिजनेस के वजह से एक्सट्रीमली बिजी है, लेकिन जब भी कभी हमें फ्री टाइम मिलेगा तब हम तुम्हें देखने के लिए यहाँ पर आएंगे, और आज से तुम्हें रेगुलरली हर रोज हर दिन एक्सरसाइज करनी होगी। ये सुनने के बाद जोन को उसके एक प्रीवियस लाइफ का एक मोमेंट याद आता है जहाँ पर उसकी प्रीवियस लाइफ की जो मदर है वो भी ऐसा ही कहती थी जोन को, और उन दोनों के बातें सेम होने की वजह से जो जोन है वो काफी उदास हो जाता है और अपने मन में कहता है कि मुझे पता है कि वो मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जोन की मदर जोन को गले लगाते हुए उससे कहती है कि ये सब सिर्फ तुम्हारे सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं है। अगर तुमने रेगुलरली एक्सरसाइज करी तो तुम्हें अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में ज्यादा टाइम मिलेगा ताकि तुम रेस्क्यू करने तक थोड़ा सा समय ले पाओ। फिर जोन हमसे कहता है कि इसीलिए जो एक्सरसाइज है वो मेरी जिंदगी का एक पार्ट बन गया। हर दिन 10 किलोमीटर दौड़ना, 100 स्क्वाट्स लगाना, 100 सिटअप्स लगाना, 100 पुशअप्स लगाना, और आखिरकार एक साल से लगातार एफर्ट्स के बाद आखिरकार इस दिन ये सिस्टम जिसका के नाम मसल कल्टीवेशन सिस्टम है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया। उस सिस्टम को देखने के बाद हमारा जोंग काफी खुश हो जाता है और अपने मन में कहता है कि 13 सालों के बाद आखिरकार मैंने मेरी चीट सिस्टम को अनलॉक कर ही दिया। फिर जोंग लालच में आते हुए उस सिस्टम से कहता है कि जल्दी से मेरे बोन्स को रिफाइन करने के लिए मेरी मदद करो और एक टॉप टायर स्पिरिचुअल रूट को मेरे अंदर अवेक करो। ये सुनने के बाद हमारा सिस्टम जोंग से कहता है कि नॉनसेंस चीजें सोचना बंद करो, मेरे पास इस तरह के किसी भी तरह के फंक्शंस नहीं है। ये सुनने के बाद जोंग काफी उदास हो जाता है। तभी सिस्टम जोंग से कहता है कि हालांकि ये सिस्टम तुम्हारी मसल ट्रेनिंग में तुम्हारी मदद कर सकती है और तुम्हें एक यूनिक फिजिकल पोटेंशियल देने के लिए मदद कर सकती है, और जो कल्टीवेशन का रास्ता है उसके अल्टरनेट पाथ पर तुम्हें ले जा सकती है। ये सुनने के बाद जोंग सिस्टम से कहता है कि अगर मैंने तुम्हें पहली बार अनलॉक किया है इसलिए मुझे कोई ना कोई रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। शायद मुझे कुछ एक्सक्लूसिव बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक को चूज करना चाहिए या फिर वैसे ही कुछ और। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि सिस्टम एक्टिवेशन रिवॉर्ड में आपको बिगिनर एडेप्टेशन एक्सरसाइज कोर्सेज में फर्स्ट सेट दिया जाता है जिसका के नाम पब्लिक ब्रॉडकास्ट क्लास्थेनिक्स है। ये सुनने के बाद जोंग 440 वोल्ट का झटका लगता है और वो सिस्टम के ऊपर गुस्सा करते हुए उसे कहता है कि आखिर ब्रॉडकास्ट क्लास्थेनिक्स क्या है, तुम्हें नहीं लगता कि ये रिवॉर्ड काफी कैजुअल है। फिर जोंग एक्टिंग करते हुए उस सिस्टम से कहता है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम कल्टीवेशन करने में मेरी मदद करोगे, लेकिन आखिर में तुम मुझे कुछ भी नहीं दे रहे। सुनने के बाद सिस्टम उसे कुछ भी नहीं कहता। तभी सिस्टम उसे एक और नोटिफिकेशन दिखाता है जिसके अंदर मरीजों को एक और एक्सरसाइज दी जाती है जो कि आंख की एक्सरसाइज होती है। उस नोटिफिकेशन को देखने के बाद फिर भी जोंग एक्टिंग करते हुए सिस्टम से कहता है कि जरा दूसरे लोगों के सिस्टम को देखो, वो जो उनके होस्ट है उनकी कितनी ज्यादा मदद करते हैं, लेकिन आखिर तुम में और उन बाकी के सिस्टम्स में इतना डिफरेंस क्यों है। ये सुनने के बाद सिस्टम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हमारे जोंग को बिजली के झटके देने लगता है। उन बिजली के झटकों को खाने के बाद जोंग रास्ते पे आ जाता है और उसने जो कुछ भी कहा उसके लिए सिस्टम से माफी मांगने लगता है। फिर सिस्टम हमारे जोंग से कहता है कि अगर तुम डेली एक्सरसाइज करते हो तो तुम्हें एक्सरसाइज पॉइंट दिए जाएंगे और 2 एक्सरसाइज पॉइंट्स के साथ तुम सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हो या फिर एक रिवॉर्ड को रिडीम कर सकते हो। फिर जोंग हमें कहता है कि 2 सालों के बाद सिस्टम अवेकनिंग करने के बाद मैंने जो एक्सरसाइज है वो हर दिन कंटिन्यू रख दी और फाइनली एक दिन हमें दिखाया जाता है कि जोंग 2 पॉइंट्स देकर जो सिस्टम है उसे अपग्रेड कर देता है और साथ ही में सिस्टम हमारे जोंग को बधाइयां देते हुए उसे कहता है कि तुम मसल्स कल्टीवेशन बिगिनर प्रोपेंसिटी स्टेज पर पहुंच चुके हो, इसलिए तुम्हारे नए एक्सरसाइज कोर्सेज अनलॉक हो चुके हैं। साथ ही में जो सिस्टम का स्टोर है वो भी अनलॉक हो चुका है और मिशंस भी अनलॉक हो चुके हैं। इतने सारे फीचर्स को अनलॉक होता देख जोंग काफी खुश हो जाता है, चिल्लाते हुए कहता है कि फाइनली मोर फीचर्स अनलॉक हो चुके हैं। लेकिन तभी जोंग की नजर आसमान की तरफ जाती है जहाँ पर से कुछ लोग आसमान से नीचे आ रहे होते हैं, जिन्हें देखने के बाद जोंग काफी हैरान हो जाता है। लेकिन तभी वो लोग जोंग के सामने काफी शानदार एंट्री लेते हैं जिसके वजह से वहाँ पर की जमीन शटर हो जाती है और आजू बाजू धुआं ही धुआं हो जाता है। आखिर यहाँ पर क्या हुआ ये सब देखने के बाद जोंग कुछ समझ
समझ नहीं पाता, लेकिन तभी उस धुएं के अंदर से एक आदमी बाहर आते हुए कहता है कि हमारा जो गोल था वो अचीव हो चुका है। फिर हमें चिड़िया को दिखाया जाता है जो कि उड़ते उड़ते उस आइलैंड पर आ जाती है जहाँ पर जोंग रहता है। उस चिड़िया को देखने के बाद जो यान है वो काफी हैरान हो जाती है। तभी वो चिड़िया सीधा आकर उस यान के हाथ पर बैठ जाती है, लेकिन जब यान उस चिड़िया के पैरों के ऊपर देखती है तो वो काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि उस चिड़िया के पैर के ऊपर एक लेटर होता है जो कि खून से सना हुआ होता है। और जब यान उस लेटर को पढ़ने लगती है तो उस लेटर में लिखा होता है कि तियानजियांग नानियानगू उन्हें इम्प्रिजन करके मार दिया गया है और उसके जो आलस थे उन्हें एक एक करके एलिमिनेट किया गया है। और ये सब करने के पीछे रॉयल फैमिली है और रॉयल फैमिली ने कुछ लोगों को बेचा यंग मास्टर को पकड़ने के लिए। जल्दी से यंग मास्टर को उस जगह पर से कहीं दूर लेकर जाओ। ये सुनने के बाद यान काफी तेजी के साथ जोंग की तरफ जाने लगती है और फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग जोंग को पकड़ने के लिए वहाँ पर आ गए होते हैं। उनमें से एक आदमी हमारे जोंग से कहता है कि क्या तुम जोंग फैमिली के यंग मास्टर हो। ये सुनने के बाद जोंग उससे कहता है कि आखिर तुम लोग कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो। ये सुनने के बाद वो आदमी हंसते हुए हमारे जोंग के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है। उससे कहता है कि जल्दी से हमारे साथ चलो, लेकिन वो आदमी हमारे जोंग को पकड़ ही पाता। तभी बीच में यान आकर उस आदमी के ऊपर हमला कर देती है और हमें यान को दिखाया जाता है जो कि जोंग को दूर लेकर जाते हुए उसे कहते हैं कि तुम्हारा जो फैमिली है वो बड़े खतरे में है और वो लोग तुम्हें पकड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं। फिर हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जिसके ऊपर यान ने हमला किया होता है, लेकिन यान के हमले का उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता। फिर वो आदमी यान से कहता है कि इंटेलिजेंस ये कहती है कि जो जोंग फैमिली का यंग मास्टर है उसके पास किसी भी तरह का स्पिरिचुअल रूट नहीं है, वो पूरी तरह से कचरा है। वो दूर तरह से एक डिजर्टेड आइलैंड पर रहता है सिविलाइजेशन से दूर और सिर्फ एक ही मेड उसकी केयर करती है और ऐसा लगता है कि वो मेड तुम ही हो। फिर हमें यान को दिखाया जाता है जो कि जोंग से कहती है यंग मास्टर जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, मैं तब तक इन्हें रोक के रखती हूँ। ये सुनने के बाद वो आदमी यान से कहता है कि हम लोग रॉयल फैमिली के हिडन ड्रैगन गार्ड्स है और आखिर एक मेड की हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ ऐसे एरोगेंटली बात करने की। इतना कहने के बाद आदमी अपने पास से किसी तरह के वेपन निकालकर हमारे यान के ऊपर हमला कर देता है और आदमी उसी वेपन का इस्तेमाल करते हुए यान के गले को जकड़ लेता है। ये देखने के बाद जोंग काफी हैरान हो जाता है। तभी वो आदमी उस रस्सी को खींचते हुए यान को काफी बुरी तरह से जख्मी कर देता है और हमें यान को दिखाया जाता है जो कि काफी जख्मी हालत में नीचे गिर जाती है। उसे देखने के बाद जोंग काफी डर जाता है। तभी यान जोंग से कहती है कि यंग मास्टर जल्दी से यहाँ से भाग जाइए, मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करिए। लेकिन जोंग तो यान की ये हालत देखने के बाद काफी गुस्सा हो गया होता है। पीछे मुड़ते हुए उस आदमी से कहता है कि जो भी यान जियो को बुली करता है उसे कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। ये सुनने के बाद यान काफी डर जाती है। जोंग से कहती है कि यंग मास्टर आखिर आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं। जोंग का ये एटीट्यूड देखने के बाद जो ड्रैगन गार्ड्स होते हैं जोर जोर से हंसने लगते हैं और उन्हीं गार्ड का लीडर हंसते हुए हमारे जोंग से कहता है कि एक पर्सन जिसके पास किसी भी तरह का स्पिरिचुअल रूट नहीं है, वो कचरे के अलावा कुछ भी नहीं है, वो मुझे रेजिस्ट करना चाहता है। ये तो एक स्टुपिडिटी की लिमिट है। इतना कहने के बाद वो लीडर अपने पास उसी वेपन को निकालकर हमारे जोंग के ऊपर हमला कर देता है। उस हमले को देखने के बाद उसके पीछे से दूसरा गार्ड आकर उसे कहता है कि इस तरह का हमला उसका खेमा बना देगा। लेकिन हमें जोंग को दिखाया जाता है जो कि अपने सिर्फ एक हाथ से उस वेपन को तबाह कर देता है। अपने हमले को एक हाथ से तबाह होता देखकर उस आदमी को 4 से 40 वोल्ट का झटका लगता है और आदमी कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। मैं एक प्रेस्टिजियस हिडन ड्रैगन गार्ड हूँ, मेरा हमला अनएक्सपेक्टेडली वो इसके आगे कुछ कह ही पाता। तभी जोंग काफी तेजी से आकर उसके गर्दन के ऊपर हमला कर देता है, जिसके वजह से वो आदमी हवा में उड़ते हुए पीछे जाने लगता है और जोंग मुस्कुराते हुए कहता है कि ये तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। फिर हमें उसी गार्ड को दिखाया जाता है जो कि बाकी के गार्ड्स के सामने आकर गिर जाता है, वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। ये देखने के बाद वहाँ पर के सारे गार्ड्स काफी हैरान हो जाते हैं और उनमें से एक गार्ड कहता है कि एक ही स्ट्राइक के साथ हिडन ड्रैगन गार्ड को मार डाला। आखिर एक कचरे के पास इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर कैसी हो सकती है। इतना कहने के बाद वो बाकी के गार्ड से कहता है कि होल्ड बैक बिल्कुल भी मत करना, उसे हम आज जिंदा या मुर्दा यहाँ से लेकर जाएंगे। इतना कहने के बाद वो बाकी के बचे हुए तीनों गार्ड हमारे जोंग के ऊपर हमला कर देते हैं। उन हमलों को अपनी तरफ आता देख जोंग कहता है कि अब ये रेडियो कैलिस्थेनिक्स का समय है। इतना कहने के बाद जोंग सबसे पहले बॉडी रोटेशन एक्सरसाइज करता है, जिसके वजह से वो पहले 2 हमले को डॉज कर देता है। फिर वो बॉडी साइड एक्सरसाइज करता है, जिसकी वजह से जो तीसरा हमला उसकी तरफ बढ़ रहा होता है उसे भी काफी आसानी से डॉज करता है। ये देखने के बाद यान काफी हैरान हो जाते हैं और कहती है कि ये तो वही पॉपुलर रेडियो कैलिस्थेनिक्स है जिसके बारे में मुझे एक बार यंग मास्टर ने बताया था। मेरे पास उसे इस अजीब तरीके के बारे में याद दिलाने की हिम्मत नहीं थी जिसकी कि वो प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन ये तो काफी पावरफुल है। तभी हमें जोंग को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ 2 गार्ड्स के पीछे आकर उनके गर्दन के ऊपर हमला करके उनके गर्दन को तोड़ देता है और उन्हें वहीं पर जान से मार देता है। इतनी आसानी से तीनों गार्ड्स को मरता हुआ देखकर जो चौथा गार्ड था वो काफी डरने लगता है और डरते हुए हमारे जोंग से कहता है कि मेरे करीब बिल्कुल भी मत आना। लेकिन जोंग फ्लैश की स्पीड से उसके पास आकर लेग किक एक्सरसाइज का इस्तेमाल करते हुए उसके गोटों के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसके गोटे मुंह में आ जाते हैं और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब
खराब हो जाती है। तभी उसके हाथ में उसने जिस चीज को पकड़ रखा होता है वो चीज उसके हाथ से नीचे गिरने लगती है, जिसे देखने के बाद यान काफी हैरान हो जाते हैं। तभी उसके हाथ में से वो चीज नीचे गिरकर टूट जाती है। जैसे वो चीज नीचे गिरकर टूट जाती है वैसे वहाँ पर एक पोर्टल खुलने लगता है, जिसे देखने के बाद रियान कहती है कि तो स्पिरिचुअल जेट स्लिप है, ये अपने अंदर एक स्पिरिचुअल टेलीपोर्टेशन अरे कंटेन करके रखता है। यंग मास्टर जल्दी से वहाँ पर से भाग जाइए, लगता है कि उस पोर्टल में से एक बिग शॉट बाहर आने वाला है। तभी हमें उस पोर्टल में से एक हाथ को बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है, जिसे देखने के बाद जोंग काफी हैरान हो जाता है। तभी उस पोर्टल में से एक काफी डरावना और एक खतरनाक आदमी बाहर निकलता है। उस लाल बालों वाले आदमी को देखने के बाद जो यान है वो काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि ये तो रॉयल फैमिली के जो 12 सेलेस्टियल जनरल से उनमें से एक है और इसे रेड हेयर डेमन लियो भी कहा जाता है। लेकिन आखिर इतना पावरफुल बिंग यहाँ पर क्यों आएगा? और लियो हमारे जोंग की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या ये वही यूजलेस यंग मास्टर है जिसका जिक्र इंटेलिजेंस रिपोर्ट में किया गया है, और मैं उसके अंदर से किसी भी तरह की स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। और जब लियो नीचे की तरफ देखता है तो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने जितने भी हिडन ड्रैगन गार्ड्स यहाँ पर भेजे थे वो सारे के सारे मारे जा चुके होते हैं। वो सारे हिडन ड्रैगन्स को मरा हुआ देखकर लियो यान से कहता है कि क्या तुमने इन लोगों को मारा है? एक मेड इतनी हाई लेवल पर पहुंच सकती है ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था, और मेरे हाथों से मारा जाना वो तुम्हारी लाइफ टाइम की सबसे बड़ी ग्लोरी होगी। इतना कहने के बाद लियो काफी पावरफुल हमला यान के ऊपर कर देता है, लेकिन वो हमला यान को लगने से पहले यान के सामने हमारा जोंग आ जाता है, जिसे देखने के बाद यान और लियो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। और जो लियो ने हमला किया होता है वो सीधा आकर हमारे जोंग को लगता है, जिसके वजह से वो खिसकते हुए पीछे चला जाता है। और लियो के हमले की वजह से जो जोंग है वो बेहोश हो जाता है। ये देखने के बाद लियो कहता है कि यहाँ तक कि जो ऑर्डिनरी कल्टिवेटर्स होते हैं वो मेरे हमले की वजह से धूल बन जाते हैं, लेकिन तुम उस हमले को झेलने में कामयाब रहे। क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने मेरे हमले से बचने के लिए हाई ग्रेड प्रोटेक्टिव ट्रेजर का इस्तेमाल किया हो, लेकिन तुम किसी भी चीज का इस्तेमाल करो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इतना कहने के बाद लियो अपने ऑरा को रिलीज करता है और उसे कहता है कि मैं आज तुम्हें यहाँ से लेकर जरूर जाऊंगा। उसके इतने ज्यादा ऑरा को देखने के बाद जो यान है वो काफी डर जाती है और अपने मन में कहती है कि एक सेलेस्टियल बीइंग का जो ऑरा है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर हमें लियो को दिखाया जाता है जो कि उनको पकड़ने के लिए उनकी तरफ बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके पैरों के पास कोई हमला कर देता है। ये देखने के बाद लियो भी काफी हैरान हो जाता है, लेकिन तभी कोई लगातार लियो के ऊपर हमला करता है। ये देखने के बाद लियो पीछे हटते हुए उस हमले से बच जाता है, और लियो के ऊपर जिस टेक्निक से हमला किया होता है उस टेक्निक को देखने के बाद जो यान है वो काफी खुश हो जाते हैं और कहती है कि ये टेक्निक ये तो मेरे मास्टर की टेक्निक है। और हमें लियो को दिखाया जाता है जो कि मुस्कुराते हुए कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी हमें वहाँ पर जोंग के जो अंकल है उन्हें दिखाया जाता है, जिनका के नाम जोंग जी होता है। फिर लियो एल्डर जी से कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो तुम्हारे जो फैमिली के पैट्रियर्क है उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए था। ये सुनने के बाद एल्डर जी उसे कहते हैं कि पैट्रियर्क ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं जो यंग मास्टर की सेफ्टी है उसे इंश्योर करके आऊं। फिर एल्डर जी यंग से कहते हैं कि जल्दी से उसे लेकर यहाँ से चले जाओ, मैं तब तक इसे रोक के रखता हूँ। ये सुनने के बाद यान जोंग को उठाकर वहाँ से भागने लगती है। ये देखने के बाद लियो कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? इतना कहने के बाद लियो एल्डर जी के ऊपर हमला करने के लिए उनकी तरफ बढ़ जाता है, और एल्डर जी भी अपनी तलवार सामने लाते हुए लियो के मुक्के को रोक लेते हैं। फिर एल्डर जी अपनी उसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लियो के ऊपर हमला कर देता है। फिर वहाँ से सीन चेंज होकर हमें यान को दिखाया जाता है, जो कि हमें जोंग को पकड़कर वहाँ से काफी दूर आगे होती है, और यान परेशान होते हुए कहते हैं कि मुझे डर है कि मास्टर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। फिर यान हमारे जोंग की तरफ देखते हुए कहते हैं कि यही जोंग फैमिली का फ्यूचर है यंग मास्टर। तभी हमें हमारे जोंग की चिल्लाने की आवाज आती है, जो कि डैड मॉम जल्दी भागिए इस तरह से चिल्ला रहा होता है। तभी हमें जो जोंग है उसके पास लैब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जोंग कहीं पर से भाग रहा होता है, लेकिन तभी उसके पैर में मोच लगने की वजह से वो वहीं पर नीचे गिर जाता है। तभी उसके मदर और फादर उसकी तरफ आते हुए उसे कहते हैं कि जल्दी से मेरे हाथ को पकड़ लो। सुनने के बाद जोंग उनके हाथ को पकड़ने के लिए उनकी तरफ बढ़ जाता है, लेकिन तभी उसके ऊपर एक बिल्डिंग रहकर गिरने लगती है, जिसे देखने के बाद जोंग काफी हैरान हो जाता है। लेकिन तभी उसके मदर और फादर आकर उसे प्रोटेक्ट करने लगते हैं, और जो बिल्डिंग का मलबा होता है वो पूरी तरह से उनके ऊपर गिर जाता है। फिर जोंग की मदर हमें जोंग से कहती है कि डरो मत, हम यहाँ पर है। अपनी मदर और फादर की इतनी बुरी हालत देखने के बाद जो जोंग है वो काफी उदास हो जाता है। उनके मदर और फादर से कहता है कि मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करिए, आप यहाँ से चले जाइए, मैं तो सिर्फ आपको स्लो कर रहा हूँ, प्लीज मत जाइए। तभी हमारा जोंग चिल्लाते हुए बेहोशी से जाग जाता है। ये देखने के बाद यान भी कुछ समझ नहीं पाती। फिर यान हमारे जोंग के पास आकर उसे कहते हैं कि एक मास्टर फाइनली आप जा
जाग गए। फिर जोंग कहता है कि क्या हमें बचाया गया। ये सुनने के बाद यांग जोंग से कहती है कि जो एल्डर है वो लास्ट मोमेंट पर वहां पर आ गए और हमें बचा लिया। ये सुनने के बाद जोन काफी हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि आखिर मेरे पेरेंट्स के साथ क्या हुआ। ये सुनने के बाद यांग जोंग से कहती है कि एल्डर की प्रोटेक्शन खोने के बाद जो क्लैन मेंबर्स बाहर की तरफ थे उनके अलावा कोई भी नहीं बचा, सारे के सारे लोग खत्म हो गए और जो फैमिली है और उनके जो बाकी के साथीदार थे उन्हें कैप्चर किया गया। ये सुनने के बाद जोन काफी निराश हो जाता है और कहता है कि अंकल मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आए, इसीलिए रॉयल फैमिली के गार्ड्स ने इसका फायदा उठाते हुए मेरे क्लैन के ऊपर हमला कर दिया और मेरे पिताजी डाइवर्जन क्रिएट करने में असफल रहे। ये सुनने के बाद यान खामोश हो जाती है, लेकिन जोन काफी गुस्सा हो जाता है और उस दीवार के ऊपर मुक्का मारते हुए कहता है कि ये सब कुछ मेरे वजह से हुआ है और जोन के एक ही मुक्के की वजह से जो दीवार है और टूट कर नीचे गिर जाती है। फिर जोन कहता है कि अतीत में रहे या प्रेजेंट में मैं हमेशा से मेरे पेरेंट्स के ऊपर एक बोझ बनकर रहा हूँ। फिर जोन यान से कहता है कि क्या मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद यान जोंग से कहती है कि नहीं, फ्यूचर का जो स्टेट है वो सब कुछ बचाना आपके ऊपर है। ये सुनने के बाद जोन काफी हैरान हो जाता है। फिर यान जोन से कहती है कि अगर आप हेवनली सेरेमनी में पार्टिसिपेट कर उसे जीत जाते हैं तो आप अपने स्टेट को बचा सकते हैं। हेवनली सेरेमनी 40 सालों से जो ह्यूमन रिलम के ह्यूमंस है वो आयोजित करते हैं। उस हेवनली सेरेमनी को ऑर्गेनाइज करने का सिर्फ एक ही गोल है, वो तो सिर्फ एक हेवनली वे डिसाइपल को चुनना चाहते हैं और जो कोई भी हेवनली वे डिसाइपल बनता है उनके जनरेशन को कल्टीवेशन रिसोर्सेज दिए जाते हैं और जनरेशन से जो वे डिसाइपल्स है उन्हें अनपैरेलल्ड कल्टीवेशन रिसोर्सेज दिए जाते हैं और जो रॉयल फैमिली है वो वे डिसाइपल की किसी भी मांग को पूरा करेगी। यहाँ तक कि जो हेवनली वे डिसाइपल है उसने अगर किसी भी क्राइम को किया हो उसे भी वो माफ कर सकते हैं। फिर जोंग के हाथ को पकड़ते हुए उसे कहते हैं कि यंग मास्टर शायद आप इसे कर सकते हैं, लेकिन आपके पास किसी भी तरह का स्पिरिचुअल रूट नहीं है और ना ही आप कल्टीवेट कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एक मिस्टीरियस पावर है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग है और अगर आपने उस पावर को प्रॉपरली डेवलप किया तो एक आशा की किरण की तरह आप उस हेवनली सेरेमनी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसे जीत भी सकते हैं। ये सुनने के बाद जोंग भी काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और कहता है कि मैं आज से और अभी से डिलिजेंटली ट्रेनिंग पर फोकस करूंगा, लेकिन अभी भी एक समस्या है। जो रॉयल फैमिली है उन्होंने आपके खिलाफ एक वांटेड इश्यू जारी किया है जिसकी वजह से हमें सिर्फ भागना ही पड़ेगा। शायद कुछ समय के लिए इस वेस्टर्न रिलम यानी कि जिस रिलम में अभी जोंग है उसको छोड़ना ही अच्छा रहेगा। ये सुनने के बाद जोंग और भी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और कहता है कि अच्छी बात है, चलो दूसरी रिलम में चलते हैं और वहां पर जाकर मैं डिलिजेंटली ट्रेनिंग करूंगा। तभी यान जोंग से कहते हैं कि इस हेवनली सेरेमनी में सिर्फ किसी सेक्ट के डिसाइपल ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट कल्टीवेटर्स इसके अंदर क्वालिफाई नहीं हो सकते। ये सुनने के बाद यान काफी चिढ़ने लगता है, कहता है कि इसका ये मतलब है कि मुझे अभी एक सेक्ट को ज्वाइन करना होगा। अगर मैं किसी सेक्ट में ज्वाइन हो जाता तो मेरे कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सपोज करना काफी आसान हो जाएगा। ये सुनने के बाद यान जोंग से कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, मैंने पहले हम लोगों के लिए ऐसी एक जगह को ढूंढ लिया है। साउथर्न रिलम के एक जंगल में एक सेक्ट है जहाँ पर रॉयल फैमिली की जो रिच है वो काफी लिमिटेड है। तुम्हें बस अपना जो बेस है उसे अच्छे से छिपाने की जरूरत है, लेकिन आगे का रास्ता है वो आपके ऊपर रिलाई करता है। मुझे मेरे मास्टर के साथ जो बाकी के क्लैन मेंबर्स है उन्हें एक जगह पर इकट्ठा करने की जरूरत है, बस आप केयरफुल रहिएगा यंग मास्टर। ये सुनने के बाद जोंग यान को मोटिवेट करते हुए उसे कहता है कि मैं डेफिनेटली हार्ड ट्रेनिंग करूंगा और इसीलिए मैं इंपीरियल गार्ड इमोर्टल सेक्ट के आउटर सेक्ट में ज्वाइन हो गया और एक साल से ज्यादा समय तक चुपचाप पड़े रहने के बाद आखिरकार मैंने अरेना में आकर जीत ही लिया और इनर सेक्ट में एंटर हो ही गया। हालांकि मैं रॉयल गार्ड्स के सरप्राइज इंस्पेक्शन को इनकाउंटर कर गया, लेकिन इससे भी बदतर ये सिस्टम मुझे यहाँ से भागने की परमिशन नहीं दे रहा। यहाँ तक कि सिस्टम ने मुझे कंपल्सरी टास्क दिया है जिसे कि मुझे डायरेक्टली पास करना होगा। जोंग ये सब हमें बता ही रहा होता है, तभी उसके पास रॉयल फैमिली का गार्ड आकर उससे कहता है कि जल्दी से तुम्हारे सर को ऊपर उठाओ, हमें तुम्हारे चेहरे को इस पोर्ट्रेट के साथ मैच कराना है। ये सुनने के बाद जोंग काफी हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि नहीं नहीं, इनके पास एक पोर्ट्रेट भी है। उस रेड हेयर ऑर्गेंटियन ने मेरा चेहरा भी बना लिया है, अब मैं इसे अवॉइड नहीं कर सकता। तभी वो गार्ड दूसरे गार्ड से कहता है कि जल्दी से उस पोर्ट्रेट को ओपन करो। ये सब देखने के बाद जोंग अपने मन में कहता है कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं उन्हें डायरेक्टली नॉक कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद जोंग अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है। तभी वो गार्ड अपने पोर्ट्रेट को ओपन करता है, जिसे देखने के बाद जोंग कहता है कि अभी। लेकिन जोंग जब उस पोर्ट्रेट को देखता है तो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसका पोर्ट्रेट काफी अजीब तरह से बनाया गया होता है। उस पोर्ट्रेट को देखने के बाद जो जोंग है वो पूरा सदमे में चला जाता है। वो पोर्ट्रेट काफी गंदा बना होता है, इसके वजह से जो गार्ड है वो हमारे जोंग को पहचान नहीं पाते और उसे छोड़कर वहां से चले जाते हैं। फिर हमें उस पोर्ट्रेट बनाते वक्त का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लाल बालों वाला आदमी उस पोर्ट्रेट को बना रहा होता है। लियो का नाम चेंज कर फेंग रख दिया गया है। फिर फेंग के पास एक नौकर आकर उनसे कहता है कि लॉर्ड फेंग सिर्फ आप ही है जिसने की स्टेट के यंग मास्टर को देखा है। हम बस आपसे ये चाहते हैं कि आप उसका एक पोस्टर
पिक्चर बना के हमें दे। ये सुनने के बाद फेंग कहता है कि वर्बली डिस्क्राइब करना काफी मुश्किल है, इसलिए मुझे एक पोर्ट्रेट बनाना ही होगा। इसलिए वो फेंग उस आदमी से कहता है कि जल्दी से मेरे लिए एक पेन का इंतजाम करो, मैं खुद ही उसका पोर्ट्रेट बनाऊंगा। फिर फेंग काफी सीरियसली उस पोर्ट्रेट को बनाने लगता है और बनाते हुए कहता है कि जो कि इस पोर्ट्रेट को मैंने बनाया है, इसलिए मुझे इसके अंदर अपनी पर्सनल स्टाइल डालनी होगी। साथ ही में मुझे कुछ एक्सैजरेट टेक्निक का भी इस्तेमाल करना होगा और मुझे उस ब्रेड की एक इविल साइड को भी दिखाना होगा। फिर हमें जोंग को दिखाया जाता है जिसको कि सिस्टम को नोटिफिकेशन आता है कि आपने मैंडेटरी टास्क को कंप्लीट किया है, इसीलिए आपको 100 ट्रेनिंग पॉइंट्स दिए जाते हैं। ये सुनने के बाद जोंग एक गहरी सी सांस छोड़ते हुए कहता है कि फाइनली मैंने इस क्राइसिस को सेफली पास कर दिया। बस मुझे अब इनर सेक्ट में क्वाइटली डेवलपमेंट करना होगा और इस तरह से किसी को भी पता नहीं चलेगा कि मेरा जो स्पिरिचुअल टैलेंट है वो काफी कम है। लेकिन तभी उनके इंस्ट्रक्टर ये कहते हैं कि जो कोई भी न्यू कमर इनर सेक्ट के अंदर ज्वाइन होता है, उन्हें स्पिरिचुअल पावर का जो टेस्ट है उसके अंदर से गुजरना पड़ता है। ये सुनने के बाद तो जोंग के तोते उड़ जाते हैं और वो कहता है कि क्या वो मुझे पूरी तरह से बेनकाब करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद मुझे दूसरे सेक्ट के अंदर जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि यूलिन इमोर्टल सेक्ट मेरे किसी भी काम का नहीं है। इतना कहने के बाद जोंग वहां से खिसकने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने सिस्टम का विंडो अपीयर होते हुए उसे कहता है कि यहीं पर रुक जाओ। सिस्टम के विंडो को देखने के बाद जोंग के फटके 64 हो जाते हैं और कहता है कि फिर से नहीं। लेकिन तभी सिस्टम हमारे जोंग को एक टास्क देता है कि तुम्हें जो स्पिरिचुअल पावर का टेस्ट है उसे लेना होगा। ये देखने के बाद जोंग काफी गुस्सा हो जाता है और सिस्टम के ऊपर चिल्लाते हुए उसे कहता है कि तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो। दूसरों के जो सिस्टम होते हैं वो होस्ट को परेशानी से बाहर निकालते हैं, लेकिन तुम तो मुझे परेशानी के खाई में झोंक रहे हो। जोंग को इस तरह से चिल्लाता हुआ देखकर सिस्टम काफी गुस्सा हो जाता है और जोंग को बिजली के झटके देते हुए उसे कहता है कि तुम्हें दिए हुए सिस्टम के किसी भी टास्क को तुम रजिस्टर नहीं कर सकते। सिस्टम ने दिए हुए बिजली के झटके की वजह से जो जोंग होता है वो पूरी तरह से जल जाता है। फिर उनके इंस्ट्रक्टर जहाँ पर स्पिरिचुअल टेस्ट होने वाला है वहाँ पर उन सारे डिसाइपल्स को लेकर आते हैं और उनसे कहते हैं कि जिसका भी मैं नाम लूंगी उन्हें आगे आकर अपने स्पिरिचुअल टेस्ट को देना होगा। यहाँ पर जो तुम्हें पत्थर दिख रहा है उसके अंदर सिर्फ तुम्हें अपने स्पिरिचुअल पावर को इंजेक्ट करना है। इतना कहने के बाद वो इंस्ट्रक्टर सबसे पहले शेंग चोंग को आगे बुलाती है। ये सुनने के बाद शेंग चोंग बड़े एटीट्यूड में आगे बढ़ते हुए स्टूडेंट के ऊपर अपना हाथ लगाकर उसके अंदर अपने स्पिरिचुअल पावर को इंजेक्ट करता है। जैसे वो डिसाइपल अपने स्पिरिचुअल पावर को उस पत्थर के अंदर इंजेक्ट करता है, वैसे उस डिसाइपल की रिलम और उसके जो स्पिरिचुअल रूट है उसके ग्रेड का पता चलता है। वो क्यूआई रिफाइनिंग रिलम के 8 लेवल पर होता है, उसका स्पिरिचुअल रूट मीडियम ग्रेड का होता है। ऐसे ही करते करते वहाँ पर के बाकी के डिसाइपल्स का जो टेस्ट है वो चालू रहता है। तभी वहाँ पर 3 लोग आते हैं, उसमें से एक हाउस होल्ड होती है जिसका के नाम नांगोंग हुआंग होता है और उसके साथ 2 एल्डर्स आए होते हैं। पतले वाले एल्डर का नाम पतला एल्डर होता है और मोटे वाले एल्डर का नाम मोटा एल्डर होता है। फिर पतला वाला एल्डर कहता है कि जो न्यू कमर्स का नया ग्रुप आया है उनके अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल और स्ट्रेंथ है। इन सारे डिसाइपल को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो यूलिन इमोर्टल सेट का फ्यूचर है वो काफी अच्छा है। फिर वो इंस्ट्रक्टर अगले डिसाइपल का नाम लेते हैं। जैसे वो इंस्ट्रक्टर अगले डिसाइपल का नाम लेते हैं वैसे वहाँ पर 80 साल का एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता है कि मैं ही वो डिसाइपल हूँ। उस बूढ़े आदमी को देखने के बाद जो इंस्ट्रक्टर है वो पूरा सदमे में चली जाती है। फिर वो बूढ़ा आदमी इंस्ट्रक्टर से कहता है कि 60 साल के री एग्जामिनेशन के बाद आखिरकार मैं इनर सेक्ट में ज्वाइन हो ही गया। फिर वो इंस्ट्रक्टर वहाँ पर के 2 डिसाइपल से कहते हैं कि जल्दी से इसे यहाँ पर से लेकर जाओ और एज लिमिट के बाहर गया है। ये सुनते ही वहाँ पर के 2 डिसाइपल्स उस बूढ़े आदमी को वहाँ पर से लेकर जाने लगती है। ये देखने के बाद वो बूढ़ा आदमी चिल्लाते हुए कहता है कि मैं प्रोटेस्ट करूंगा, मैं तो सिर्फ 60 साल का एक हट्टा कट्टा नौजवान हूँ। और उस बूढ़े आदमी को देखने के बाद जो पतला एल्डर होता है वो कहता है कि बेशक आम की टोकरी में एक तो सड़ा हुआ आम जरूर निकलेगा। फिर वो इंस्ट्रक्टर अगले डिसाइपल को आगे बुलाते हैं जो कि हमारा मेन कैरेक्टर जोंग है। अपना नाम सुनते ही जोंग कहता है कि आखिरकार मेरी बारी आ ही गई। इतना कहने के बाद जोंग कांपते हुए आगे बढ़ने लगता है। जोंग को देखने के बाद मोटा वाला एल्डर कहता है कि जो आउटर सेक्ट के लोग हैं वो कहते हैं कि वो एक डार्क हॉर्स है जिसने की आउटर सेक्ट अरेना में 12 मैचों को लगातार जीता है और बस इतना ही नहीं, उसने अपने 12 अपोनेंट्स को सिर्फ एक ही मुक्के में हराया है। ये सुनने के बाद पतला वाला एल्डर काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या उसने सिर्फ अपने एक ही पंच के साथ 12 अपने अपोनेंट्स को हरा दिया, क्या उसने किसी ट्रिक का इस्तेमाल तो नहीं किया है ना। फिर हमें जोंग को दिखाया जाता है जो कि इंस्ट्रक्टर के पास जाकर उसे कहता है कि क्या मैं कुछ वार्म अप एक्सरसाइज कर सकता हूँ ना। ये सुनने के बाद इंस्ट्रक्टर उसे वार्म अप एक्सरसाइज करने की परमिशन दे देती है। ये सुनने के बाद जोंग अपनी गहरी से सांस छोड़ते हुए वहाँ पर अपनी अजीब अजीब एक्सरसाइजेस करने लगता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर के डिसाइपल्स और जो एल्डर्स होते हैं वो काफी हैरान हो जाते हैं। उसे इस तरह से एक्सरसाइज करता हुआ देखकर वो पतला वाला एल्डर कहता है कि आखिर वो क्या कर रहा है, आखिर वो कैसी अजीब सी एक्सरसाइज है। और हमारा जोंग एक्सरसाइज करते हुए अपने मन में ये सोच रहा होता है कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। जो रॉयल फैमिली का इंस्पेक्शन था वो अभी खत्म हुआ है, अगर मैं यहाँ पर एक्सपोज हो गया तो डेफिनेटली मुझे
अरेस्ट कर लेंगे। क्या मुझे इस टेस्ट से छुटकारा पाने का कोई और रास्ता हो सकता है क्या? और जोंग को इसी तरह से सोचते सोचते और एक्सरसाइज करते करते 10 मिनट का वक्त गुजर जाता है, लेकिन तभी वो एक्सरसाइज करना बंद नहीं करता। ये देखने के बाद इंस्ट्रक्टर काफी गुस्सा हो जाती है और जोंग के ऊपर चिल्लाते हुए उसे कहती है कि 10 मिनट से ज्यादा हो चुका है, लेकिन तुम अभी तक टेस्ट के लिए तैयार नहीं हो। क्या तुम्हें चाहते हो कि तुम इनर सेक्स से धक्के मारकर बाहर निकाले? इंस्ट्रक्टर को इतना गुस्से में देखकर जोंग उनसे कहता है कि मैं टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ। इतना कहने के बाद जोंग उस पत्थर की तरफ जाने लगता है, जाते हुए अपने मन में कहता है कि क्या मैं सिर्फ उसी का इस्तेमाल कर सकता हूँ? यहाँ पर की जो हवा है वो पूरी तरह से स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी हुई है। शायद मैं अपने फिस्ट के पावर का इस्तेमाल करते हुए इस हवा में जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे कंप्रेस करके उस स्पिरिचुअल एनर्जी को उस पत्थर के अंदर डाल सकता हूँ, जिसके वजह से इस पत्थर के अंदर जो रिएक्शन है वो ट्रिगर हो जाएगा। लेकिन मैं इस आइडिया को अमल में लाने के लिए सिर्फ उस टेक्निक पर रिलाई कर सकता हूँ। जब मैं आउटर सेट में था तब मुझे जितना भी समय मिलता था तब मैं उस टेक्निक को प्रैक्टिस करता था। इंट्रोडक्टरी ऑफ रेफरेंसेस वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मूव है। और हमारे जोंग को आगे बढ़ता हुआ देखकर वो मोटा वाला एल्डर काफी खुश हो जाता है और कहता है कि आखिरकार वो टेस्ट देने के लिए आ ही गया। फिर हमें जोंग को दिखाया जाता है जो कि अपने उसी फिस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस पत्थर के ऊपर हमला कर देता है और कहता है कि मिरेकल जल्दी से अपने आप को दिखा दो। लेकिन हमारे जोंग के उस मुक्की के प्रेशर की वजह से वहां पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी को टेस्ट करने वाला पत्थर था वो चकनाचूर हो जाता है। बिगिनिंग प्रोफेंसी पीरियड के दौरान मैंने ये मूव को अनलॉक किया था। फिर हमें जोंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और सिस्टम उससे कहता है कि लंग डंबल पुश एक्सरसाइज की ये पॉइंट्स है। अपने पैरों को धनुष की मुद्रा में रखते हुए मजबूती से खड़े रहो और तुम्हारी जो बाई मुट्ठी है उसे अपने कमर के पास लेकर आओ और पावर के लिए अपनी कमर का इस्तेमाल करो। और जो अपर आर्म है वो फोर आर्म को चलाता है। डंबल को अपने दाहिने हाथ से पकड़ो और उसे आगे की ओर ढकेलो। और जैसा जैसा सिस्टम हमारे जोंग को करने के लिए कहता है जोंग बिल्कुल वैसे ही करता है। फिर जोंग हमसे कहता है कि लगातार प्रैक्टिस करने की वजह से इसके अंदर काफी ज्यादा पावरफुल एक्सप्लोजिव फोर्स होती है। और फाइनली फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोंग ने अपने मुक्के के प्रेशर से उस पत्थर को चकनाचूर कर दिया होता है। उस पत्थर के चकनाचूर हो जाने के बाद उसके अंदर से किसी तरह की डार्क कलर की एनर्जी आसमान में चली जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा बिजलियां कड़कने लगती है। और उस पत्थर को चकनाचूर होता हुआ देखकर वहाँ पर के डिसाइपल्स और जो एल्डर होते हैं पूरा सदमे में चले जाते हैं। और जो मोटा वाला एल्डर है वो अपने मुझे ही तोड़ लेता और कहता है कि जल्दी से जाकर स्पिरिट स्टोन को चेक करो। और पतला वाला एल्डर एक अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है कि ये तो टूट गया। फिर वहाँ से सीन चेंज होकर मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मोटे वाले एल्डर ने पतले वाले एल्डर को पकड़ रखा होता है और पतला वाला एल्डर उसे कहता है कि छोड़ दो मुझे, आज मैं इस बच्चे की खाल उतार दूंगा। पतले वाले एल्डर को इतना गुस्से में देखकर मोटा वाला एल्डर उसे कहता है कि थोड़ा सा शांत हो जाओ बूढ़े आदमी, तुम्हारी इमेज को मेंटेन करके रखो। फिर पतला वाला एल्डर हमारे जोंग से कहता है कि वो जो स्पिरिट स्टोन है वो हमारे फर्स्ट एंसेस्टर ने यहाँ पर लगाया था और तब से लेकर अब तक वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर यहाँ पर खड़ा है, लेकिन आज इस छोटे से बच्चे ने उस पत्थर को चकनाचूर कर दिया। फिर वो पतला वाले एल्डर जोंग के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए उससे कहते हैं कि भले ही तुम आज माफी की भीख मांगते हुए मर जाओ तब भी मैं तुम्हें आसानी से नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें आज यहाँ पर मार दूंगा और 100 सालों तक फर्नेस में तुम्हें टॉर्चर करूंगा। ये सुनने के बाद जोंग पूरा सदमे में चला जाता है। फिर जोंग पतले वाले एल्डर से कहता है कि मैंने तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया और अपने पूरी पावर के साथ उस पत्थर के ऊपर मुक्का मारा। क्या ऐसा हो सकता है कि वो स्पिरिट स्टोन एक्सपायर हो गया होगा? आखिरकार उसे फर्स्ट एंसेस्टर ने वहां पर लगाया था, जो कि काफी पुरानी बात है, या फिर जो फर्स्ट एंसेस्टर था वो काफी केयरलेस था और उसे एक डिफेक्टिव स्पिरिट स्टोन मिला। ये सुनने के बाद वो पतला वाले एल्डर हमारे जोंग के ऊपर चिल्लाते हुए उसे कहता है कि आखिर तुम किस तरह की बकवास बातें कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ आर्ग्यू करने की? लेकिन तभी नालन गोआन आकर उन्हें चुप रहने के लिए कहती है। फिर नालन गोआन कहती है कि वो जो स्पिरिट स्टोन था उन्हें तबाह नहीं किया जा सकता था, लेकिन आज इसके सिर्फ एक ही मुक्के के साथ वो पूरी तरह से तबाह हो गया। और उस पत्थर का तबाह होना ये दिखाता है कि इसके पास कितनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ और टैलेंट है। और अगर हमने इसे केयरफुली ट्रेन किया तो इसकी जो वैल्यू है वो स्पिरिट स्टोन से भी कई ज्यादा होगी। ये सुनने के बाद वो मोटा वाला एल्डर पतले वाले एल्डर को समझाते हुए उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल सही, जरा तुम अपने सेट की करंट सिचुएशन के बारे में सोचो, हमारे सेट को इस जैसे यंग टैलेंट की काफी ज्यादा जरूरत है। ये सुनने के बाद पतला वाले एल्डर खामोश हो जाता है। फिर नालन गोआन कहती है कि लेकिन जो स्पिरिट स्टोन था वो हमारे फर्स्ट एंसेस्टर ने एक सेक्रेट आइटम की तरह वहां पर लगाया था, जो कि तुमने उसे तोड़ दिया है, इसलिए तुम्हें एक छोटी सी पनिशमेंट तो दी जाएगी। इसलिए मैं तुम्हें साइड पिक में 1 महीने को कैद करने की सजा देती हूँ। फिर वहाँ से सीन चेंज होकर हमें साइड पिक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे जोंग को छोड़ दिया होता है। वहाँ पर आने के बाद जोंग उस साइड पिक को इधर उधर देखते हुए कहता है कि ये जगह तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, इस जैसे एक वीरान जगह पर मैं अपने आप को एक्सपोज कर दूंगा, इस बात की चिंता नहीं करनी होगी और मैं यहाँ पर काफी अच्छी तरह से और शांति से ट्रेन कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद जोंग अपने सिस्टम विंडो को ओपन कर लेता है और उसे सिस्टम अपग्रेड करने के लिए अभी भी
काफी ज्यादा ट्रेनिंग पॉइंट्स की जरूरत होती है। और ये सब देखने के बाद जोंग कहता है कि सिस्टम को अपग्रेड करने के बाद ही मैं ट्रेनिंग के सेकंड स्टेज पर जा सकता हूँ, लेकिन अभी के जो मेरे ट्रेनिंग पॉइंट्स है वो सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए काफी ज्यादा कम है। लेकिन चलो इसे धीरे से करते हैं। सबसे पहले मेरे पास जो ट्रेनिंग पॉइंट्स है उसका इस्तेमाल करते हुए बचे हुए कुछ मूव्स को अनलॉक करके उनकी प्रैक्टिस करता हूँ। इतना कहने के बाद दो ट्रेनिंग मूव्स को अनलॉक करता है। उसमें सबसे पहले ट्रेनिंग मूव होता है फ्लैट बेंच प्रेस। इतना कहने के बाद जोंग एक लकड़ी के दोनों बाजू काफी बड़े बड़े पत्थर जोड़कर उसे एक डंबल्स बनाकर उसकी ट्रेनिंग करने लगता है। और ट्रेनिंग करते हुए जोंग कहता है कि जो कि मेरे पास ट्रेनिंग पॉइंट्स कम है, इसीलिए मैं उसे स्पेशलाइज इक्विपमेंट के तौर पर चेंज नहीं कर सकता। मैं केवल वही कर सकता हूँ जो कि मेरे पास है। इतना कहने के बाद जोंग वहीं पर ट्रेनिंग करना जारी रखता है, लेकिन तभी वहां पर एक काफी बड़ा सांप आ जाता है जो कि हमारे जोंग के ऊपर सीधा हमला कर देता है। उस सांप को अपने ऊपर हमला करता है। जोंग सिर्फ एक ही मुक्के में उस सांप की धज्जियां उड़ा देता है। और उस सांप को मारने के बाद जोंग उस सांप की तरफ देखते हुए कहता है कि मेरे दूसरे एक्सरसाइज के लिए तुम काफी अच्छा मटेरियल हो। इतना कहने के बाद जोंग उस सांप को एक पेड़ से बांधकर इलास्टिक रोप पुल नाम की एक्सरसाइज को करने लगता है। और हमें दिखाया जाता है कि जोंग ने उस सांप के मुंह के ऊपर एक बहुत बड़े पत्थर को बांध रखा होता है। और रोप पुल ट्रेनिंग करते वक्त जोंग कहता है कि जो जुआन 10 ग्रैंड मीटिंग है वो दूर नहीं है, इसीलिए मुझे हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी। फिर हमें कुछ समय या फिर कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत बड़े आसमान के नीचे दुनिया को झकझोर देने वाला टकराव सामने आने वाला है। फिर हमें दो फ्लाइंग बीस्ट को दिखाया जाता है। उनमें से एक फ्लाइंग बीस्ट कहता है कि मेरी जो चोंच है वो दुनिया की अनपैरेलल्ड वेपन है। इसकी लंबाई 3.7 इंचेस और इसका वेट 7.23 ऑन्स है। ये सुनने के बाद दूसरा फ्लाइंग बीस्ट उससे कहता है कि मेरी जो चोंच है वो किसी के भी बाल या फिर पंख को काट सकती है। उसकी लंबाई 3.3 इंचेस है और उसका वेट 6.4 ऑन्स है। ये सुनने के बाद नीला वाला पंछी पिंक वाले पंछी से कहता है कि तो फिर ठीक है, आज की लड़ाई में तुम ना मुझ पर दया दिखाओगे और ना ही मैं तुम पर दया दिखाऊंगा। ये सुनने के बाद पिंक वाला बीस्ट कहता है कि अच्छा फिर ठीक है। फिर ब्लू वाला बीस्ट कहते हैं कि चलो इसे शुरुआत करते हैं। लेकिन तभी हमारा जोंग आकर उन दोनों के गर्दन को पकड़ लेता है और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों बीस्ट दो अलग अलग कलर की मुर्गियां हैं। और जोंग उन दोनों मुर्गियों को पकड़ने के बाद कहता है कि आज के दोपहर के खाने का इंतजाम हो गया। इतना कहने के बाद जोंग आग लगाकर उन मुर्गियों को पकाने लगता है। और जोंग उन मुर्गियों को पकाते हुए कहता है कि फिजिकल एक्सरसाइज के अलावा आपको मसल डेवलप करने के लिए हाई क्वालिटी की प्रोटीन की भी जरूरत होती है। जोंग ये सब कह रहा होता है तभी आसमान में काले बादल एक जगह पर इकट्ठा होने लगते हैं। उन काले बादलों को देखने के बाद जोंग कहता है कि ये मौसम अचानक से कैसे बदल गया। और हमें दिखाया जाता है कि उन काले बादलों के अंदर से काफी ज्यादा ठंडर बाहर निकलने लगती है, जिसके वजह से जो जमीन है वो भी शेक करने लगती है। और आखिर बाहर क्या हो रहा है ये सब देखने के लिए पतला वाला एल्डर, मोटा वाला एल्डर और गोवान बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद वो पतला वाला एल्डर उस थंडर को देखने के बाद कहता है कि ये तो ब्रेक थ्रू करते वक्त होने वाले थंडर ट्रिब्यूलेशन है। और ये थंडर ट्रिब्यूलेशन साइड पिक के डायरेक्शन में हो रही है। क्या वहाँ पर कोई अगले रियलम में ब्रेक थ्रू कर रहा है? ये सुनने के बाद वो मोटा वाला एल्डर कहता है कि जो ग्रैंड एल्डर है वो अभी सेक्लूजन में जाकर अपने कल्टीवेशन को आगे बढ़ा रहे। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने साइड पिक को चुना हो अपनी सेक्लूजन करने के लिए? ये सुनने के बाद गोवान कहती है कि ये अच्छा नहीं है, जो ग्रैंड एल्डर का थंडर ट्रिब्यूलेशन है वो पूरे माउंटेन को तबाह कर देगा। और हमने जोंग को सजा के तौर पर उसी पिक के ऊपर भेजा है। अगर थंडर ट्रिब्यूलेशन में से एक भी थंडर उसके ऊपर गिर जाती है तो वो पूरी तरह से खाक में मिल जाएगा। फिर गुआंग वहां पर के डिसाइपल से कहते हैं कि जोंग को बचाने के लिए जल्दी से मैजिकल टूल्स और जो लाइटनिंग प्रूफ अम्ब्रेला है उसे यहाँ पर लेकर आओ। और साथ ही में गुआंग अपने मन में कहती है कि मैं ये सब करके उसे एक अपॉर्चुनिटी देना चाहती थी, लेकिन मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे जो ग्रैंड एल्डर है उनके ट्रिब्यूलेशन का सामना करना पड़ेगा। फिर हमें उस थंडर क्लाउड्स को दिखाया जाता है जिसके अंदर से काफी ज्यादा थंडर बाहर निकल रही होती है, जिसे देखने के बाद जोंग कहता है कि वो बादल तो पहले से गरज रहे, इसका यह मतलब है कि यहाँ पर जल्दी बारिश होने वाली है। लेकिन मेरा चिकन अभी तक पका नहीं है, क्या यह बारिश किसी और समय पर नहीं हो सकती थी? लेकिन मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि क्या एक मुक्का इस गरजने वाले बादल को तितर बितर कर सकता है या नहीं। इतना कहने के बाद जोंग उस बादलों के ऊपर अपना मुक्का चलाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे जोंग उन बादलों के ऊपर अपना मुक्का मारने वाला होता है, वैसे ही जो सिस्टम है वो उसके सामने आते हुए उसे रोक लेता है। उससे कहता है कि अगर तुम इस थंडर ट्रिब्यूलेशन को सीधा अपने बॉडी के ऊपर ले लेते हो तो तुम्हारी जो फिजिकल बॉडी है वो स्ट्रांग हो जाएगी, तुम्हारे मसल्स डेवलप हो जाएंगे और तुम्हारी बॉडी का जो लचीलापन है वो भी बढ़ जाएगा। ये देखने के बाद जोंग काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या बॉडी का लचीलापन बढ़ जाएगा, क्या ये सच में हो जाएगा? लेकिन आखिर में पूरी बिजली को अपने बॉडी के ऊपर कैसे लूं? ये सुनने के बाद सिस्टम जोंग से कहता है कि सिर्फ तुम्हें उस थंडर क्लाउड्स के अंदर एंटर करना होगा। ये सुनने के बाद जोंग उन थंडर क्लाउड्स की तरफ देखते हुए कहता है कि जो थंडर क्लाउड्स है वो काफी ऊंचाई पर है, सिर्फ वही मूव अभी के लिए काम आएगा। इतना कहने के बाद जोंग काफी फोर्स के साथ जुप करके उस थंडर क्लाउड के अंदर चला जाता है। और थंडर क्लाउड के अंदर जाने के बाद जोंग कहता है कि चलो इसे शुरू करते हैं। इतना कहते ही उस थंडर क्लाउड के अंदर से काफी ज्यादा थंडर्स निकलकर हमारे जोंग के ऊपर गिर
गिरने लगती है और उस थंडर्स को एब्जॉर्ब करते वक्त हमारा जो जोंग है वो काफी बैडस लग रहा होता है। उन थंडर्स को खाने के बाद हमारे जोंग को बिल्कुल भी मजा नहीं आता। ये देखने के बाद जोंग कहता है कि थोड़ा सा और जोर लगाओ, सिस्टम की जो सजा है उसकी तुलना में तुम काफी नहीं हो। ये सुनने के बाद जो थंडर ट्रिब्यूलेशन है वो काफी गुस्सा हो जाता है, काफी जोरदार थंडर निकल कर हमारे जोन के ऊपर भेज देता है। उस थंडर को देखने के बाद जोन काफी हैरान हो जाता है, लेकिन वो थंडर सीधा आकर हमारे जोन को लग जाती है। फिर हमें गुआन को दिखाया जाता है जो कि साइड पे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा थंडर देखने के बाद वो काफी हैरान हो जाते हैं, कहते हैं कि ये थंडर तो बीच हवा में ही फटकर गायब हो रही और नीचे क्यों नहीं आ रही। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें वही ग्रैंड एल्डर को दिखाया जाता है जो कि बैठकर अपनी कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। तभी वो अपनी आंखें खोलते हुए कहते हैं कि मैंने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर लिया है, मैंने अपना ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अभी तक थंडर ट्रिब्यूलेशन क्यों नहीं आया। इतना कहने के बाद वो उठकर वहां से जाने लगते, लेकिन तभी उन्हें किसी तरह की खुशबू आने लगती है। उन ग्रैंड एल्डर को खुशबू काफी ज्यादा पसंद आ जाती है, जिसके वजह से वो खुशबू का पीछा करते हुए उस डायरेक्शन में जाने लगते हैं। जब ग्रैंड एल्डर वहां पर जाते हैं जहाँ से खुशबू आ रही है, वहां पर हमारा जोंग बैठकर चिकन को पका रहा होता है, लेकिन उस थंडर ट्रिब्यूलेशन की वजह से हमारा जोंग पूरी तरह से काला हो गया होता है। हमारे काले जोंग को देखने के बाद जो ग्रैंड एल्डर है वो पूरा सदमे में चले जाते हैं और अपने मन में कहते हैं कि आखिर ये बच्चा पूरी तरह से काला क्यों है, और उसने जिस तरह के कपड़े पहने उसके हिसाब से ये तो लिनियन इमोर्टल सेट का एक डिसाइपल होना चाहिए। और सेक्लूजन में जाने से पहले मैंने गोंग को यह बताया था कि अगर हमारे सेक्ट में एक ऐसा कोई डिसाइपल है जिसके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्टीट्यूड है तो उसे मेरे पास भेज देना, मैं उसे गाइड करूंगा। और जब से मैं सेक्लूजन में गया हूँ तब से ये दूसरा डिसाइपल है जो कि इस साइड पिक पर आया है। और ग्रैंड एल्डर को अपनी तरफ इतनी अजीब तरह से देखता हुआ देखकर जोंग अपने मन में कहता है कि वो बूढ़ा आदमी मेरी तरफ क्यों देख रहा है, क्या उसे मेरा ये चिकन चाहिए। फिर वो ग्रैंड एल्डर हंसते हुए हमारे जोंग की तरफ बढ़ने लगता है और उससे कहता है कि यंग मैन तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो। और साथ ही में वो बूढ़ा आदमी अपने मन में कहता है कि कोइंसिडेंटली मैंने अभी ब्रेक थ्रू किया है, और अगर तुम इस समय पर मेरा गाइडेंस लेते हो तो तुम्हारे लिए काफी अच्छी बात होगी। फिर जो ग्रैंड एल्डर से कहता है कि मुझे सजा के तौर पर यहाँ पर भेजा है। ये सुनने के बाद ग्रैंड एल्डर जोंग से कहते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया है कि तुम्हें यहाँ पर भेजा गया है, या तुमने किसी सेक्ट के डिसाइपल के साथ फाइट किए है। ये सुनने के बाद जोंग ग्रैंड एल्डर से कहता है कि उससे भी बुरा। ये सुनने के बाद ग्रैंड एल्डर थोड़ी टेंशन में आते हुए उससे कहते हैं कि क्या तुमने किसी फॉरबिडन प्लेस में जाने की जरूरत की है। ये सुनने के बाद जो ग्रैंड एल्डर से कहते हैं कि उससे भी बुरा। ये सुनने के बाद ग्रैंड एल्डर काफी हैरान हो जाते हैं, उससे कहते हैं कि क्या तुमने किसी प्रीशियस आर्टिफैक्ट को तोड़ तो नहीं दिया है ना। ये सुनने के बाद जोंग पूरी सदमे में जाते हुए उस ग्रैंड एल्डर से कहता है कि तुम लगभग वहां पर पहुंच ही गए। ये सुनने के बाद ग्रैंड एल्डर हंसते हुए जोंग से कहते हैं कि अपने आप को ब्लेम मत करो, हालांकि यूलियन इमोर्टल सेक्ट प्रेस्टिजियस सेक्ट नहीं, लेकिन इसके पास हेरिटेज तो है। एक छोटे से आर्टिफैक्ट को तोड़ना इतनी भी बड़ी बात नहीं है। ये सुनने के बाद जोंग ग्रैंड एल्डर से कहता है कि मैंने इनर सेट का जो स्पिरिट टेस्टिंग स्टोन है उसे तोड़ लिया। ये सुनने के बाद ग्रैंड एल्डर पूरा सदमे में चला जाता है। फिर ग्रैंड एल्डर हमारे जोंग के ऊपर चिल्लाते हुए उसे कहते हैं कि वो स्पिरिट टेस्टिंग स्टोन हमारे फाउंडिंग एंसेस्टर ने वहां पर लगाया था, और वो एक एंशिएंट ट्रेजर है जिसकी की काफी बड़ी हिस्ट्री है, और तुम्हारे जैसे कि कल्टीवेटर जो कि अभी 15 या 16 साल का है वो उस स्टोन को कैसे तोड़ सकता है। फिर ग्रैंड एल्डर शांत होते हुए कहते हैं कि जो लेजेंड है वो कहते हैं कि वो जो स्पिरिट स्टोन था उसने एक एंशिएंट ब्लैक फ्यूनियस को उसके अंदर सील करके रखा था, जो कि अब सील टूट चुकी है। तो क्या फ्यूचर में यूलियन इमोर्टल सेट के ऊपर काफी बड़ा डिजास्टर आएगा। और हमें जोंग को दिखाया जाता है जो कि उनकी ये सारी बातें सुनने के बाद पूरा सदमे में जा चुका होता है, लेकिन तभी एंसेस्टर हमें जोंग की तरफ देखने के बाद काफी हैरान हो जाते हैं और हमारे जोंग के चारों ओर घूमते हुए इसे देखने लगते हैं। फिर ग्रैंड एल्डर हमारे जोंग से कहते हैं कि मैंने अभी तक तुम्हारे अंदर से किसी भी तरह की स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस नहीं किया है। क्या ये सब इसलिए क्योंकि तुम्हारे और मेरे रिलम में काफी बड़ा डिफरेंस है, या फिर तुमने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के ऑरा को छुपाने के लिए किसी तरह के ट्रेजर का इस्तेमाल किया होगा। ये सुनने के बाद जोंग तो काफी डर जाता है, लेकिन एक 15 या 16 साल के कल्टीवेटर को स्पिरिट स्टोन को तोड़ना इतना भी आसान नहीं है, और अभी तक इस तरह की बातें किसी ने भी नहीं की, यहाँ तक कि डिवाइन लैंड या फिर अपर रिलम में भी नहीं। लेकिन आखिर कितने लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो उसे तोड़ सकते हैं। फिर ग्रैंड एल्डर काफी सीरियसली हमारे जोंग से कहते हैं कि क्या तुम श्योरली ये कह रहे हो कि तुमने स्पिरिट टेस्टिंग स्टोन को तोड़ा है, तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे हैं ना। ये सुनने के बाद जोंग उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता। फिर ग्रैंड एल्डर अपनी छाती को जोंग को दिखाते हुए उसे कहते हैं कि आओ राजा आओ, तोड़ दो अपनी मर्यादा और मेरी पवित्रता को, आओ राजा कम ऑन। उनकी ये सब हरकतें करता देख जोंग पूरा सदमे में चला जाता है। फिर ग्रैंड एल्डर हमारे जोंग से कहते हैं कि अपने कानों से सुनो, अपनी आंखों से देखो, और मुझे तुम अपनी पूरी ताकत से मारो। ये सुनने के बाद जोंग ग्रैंड एल्डर से कहता है कि मैं इसके लिए मना करता हूँ, बूढ़े आदमी तुम क्या मुझे किसी ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहे हो। ये सुनने के बाद ग्रैंड एल्डर हमारे जोंग के ऊपर चिल्लाते हुए उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं ली रॉकोंग तुम्हारे लिए इतना इजी टारगेट बनूंगा। लेकिन तभी हमें जोंग के सामने सिस्टम का विंडो ओपन होता है जिसके ऊपर लिखा
होता है कि मिशन ट्रिगर्ड। क्या तुम ग्रैंड एल्डर के प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हो या नहीं, और अगर तुम इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हो तो तुम्हें मिशन रिवॉर्ड के तौर पर हाई क्वालिटी प्रोटीन दिया जाएगा। उस मिशन को देखने के बाद जो जोंग है वो काफी खुश हो जाता है। फिर ग्रैंड एल्डर हमारे जोंग से कहते हैं कि हेजिटेट बिल्कुल भी मत करना, तुम मेरे ऊपर अपने पूरी पावर से हमला करो। और साथ ही में ग्रैंड एल्डर अपने मन में खुश होते हुए कहते हैं कि ब्रेक थ्रू करने की वजह से मेरी जो डिफेंसिव टेक्निक है और जो इननेट गैंग है वो काफी अच्छी तरह से इम्प्रूव हो चुका है और ये इस बच्चे के लिए परफेक्ट टेस्ट है। तो जब ग्रैंड एल्डर अपनी आंखें खोलकर सामने की तरफ देखते हैं तो काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जोंग पहले से उनके ऊपर हमला करने के लिए उनकी तरफ बढ़ चुका होता है। ये देखने के बाद ग्रैंड एल्डर हमारे जोंग के ऊपर चिल्लाते हुए उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हें इससे शुरू करने के लिए नहीं कहा, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है और हमारे जोंग ने उनके ऊपर हमला कर भी दिया होता है। लेकिन ग्रैंड एल्डर समय न गवाते हुए अपने सामने उनके डिफेंसिव टेक्निक को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसके वजह से जोंग का मुक्का सीधा उनके शील्ड के ऊपर लगता है। लेकिन जोंग के मुक्के में इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि ग्रैंड एल्डर के पीछे की जो जगह है वो पूरी तरह से शटर हो जाती है। हमारी जोंग की इतनी ज्यादा पावर देखने के बाद जो ग्रैंड एल्डर है वो काफी हैरान हो गए होते हैं और अपने मन में कहते हैं कि सिर्फ एक ही पंच के साथ वो इतनी इमेंस पावर को अनलिश कर सकता है। ये लड़का किसी भी प्रेस्टिजियस क्लैन का जो सन होता है उससे बिल्कुल भी कम नहीं है। यह हमारे एलियन इमोर्टल सेट के लिए काफी अच्छी बात है कि हमारे पास इतना टैलेंटेड डिसाइपल आया है। लेकिन जैसे ग्रैंड एल्डर की नजर अपने शील्ड के ऊपर पड़ती है वैसे वो काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जोंग के मुक्के की वजह से जो ग्रैंड एल्डर की शील्ड होती है उसमें भी दरारें पड़ गई होती है। ये देखने के बाद ग्रैंड एल्डर अपने मन में कहते हैं कि उसने मेरी जो इननेट गन क्यू है जो कि अभी कंप्लीशन स्टेज पर ब्रेक थ्रू करके पहुंच चुकी है उसे भी तोड़ दिया। फिर ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि इतना भी बुरा नहीं है, इस लड़के ने मुझे काफी ज्यादा सरप्राइज किया है। इतना कहने के बाद ग्रैंड एल्डर बड़ी अजीब तरह से हंसते हुए हमारे जोंग से कहते हैं कि चलो एक फ्रेंडली स्पार करते हैं और मुझे तुम्हारे स्ट्रेंथ को एक्सप्लोर करने का एक मौका दो। उन ग्रैंड एल्डर को देखने के बाद जोंग अपने मन में कहता है कि मैंने अपने पूरे पावर के साथ उसके ऊपर हमला कर दिया था, लेकिन उसने अपनी शील्ड को बीच में लाते हुए उस हमले को रोक तो लिया, लेकिन मेरे इतने पावरफुल पंच के साथ सिर्फ उसके शील्ड पर एक छोटा सा गड्ढा ही हुआ। आखिर ये बूढ़ा आदमी कितना पावरफुल है और इस बूढ़े आदमी का ऑरा उस लाल बालों वाले आदमी जैसा है। फिर ग्रैंड एल्डर हमारे जोंग से कहते हैं कि बच्चे अपने आप को डिफेंड करने के लिए तैयार रहो। इतना कहने के बाद ग्रैंड एल्डर अपनी पाम का जैसा कोई अटैक हमारे जोंग के ऊपर कर देता है। उस हमले को अपनी तरफ आता देख जोंग भी उस हमले को रोकने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उस हमले के अंदर से जो प्रेशर निकल रहा होता है उस प्रेशर को हमारा जोंग भी महसूस कर लेता है और अपने मन में कहता है कि इसका प्रेशर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन तभी वहां पर गोवांग आकर ग्रैंड एल्डर को वहीं पर रोक देती है। फिर गोवान ग्रैंड एल्डर को ग्रीट करते हुए उन्हें सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू करने के लिए बधाइयां देती है। फिर गोवान ग्रैंड एल्डर से कहते हैं कि लेकिन अभी आप क्या कर रहे थे? आपके पोस्चर को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप डिसाइपल के साथ फ्रेंडली स्पार्क करने के बारे में नहीं सोच रहे थे। ये सुनने के बाद ग्रैंड एल्डर तो पूरा सदमे में चला जाता है। फिर वो हंसते हुए हमारे गोवान से कहता है कि मेरे जैसे स्टेटस वाले आदमी को एक डिसाइपल के अगेंस्ट एक्शन लेने की हिम्मत कैसे कर सकता है? मैं तो सिर्फ उसे गाइड कर रहा था और सब लोग जानते हैं मैं सिर्फ वैल्यूज को भी महत्व देता हूँ, मैं शांति के साथ काम करता हूँ। ये सुनने के बाद गोवान पूरा सदमे में चली जाती है और अपने मन में कहती है कि ये बिल्कुल इसलिए क्योंकि आपके पास किसी भी तरह की रोक टोक नहीं है। आप अक्सर जो डिसाइपल्स है उनके एबिलिटीज को चेक करने के लिए उनके साथ झगड़ा करते हैं, जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा चोट लगती है। इसलिए आपके क्लोज डोर कल्टीवेशन के दौरान डिसाइपल को आपके दरवाजे पर बेचते समय में काफी ज्यादा केयरफुल थी। फिर ग्रैंड एल्डर गोवान से कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि इस बच्चे के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोटेंशियल है, शायद हम इसकी जो कैद है उसे जल्दी खत्म कर सकते हैं और उसे इनर सेट के अंदर बेच सकते हैं। फिर एक नैरेटर वॉइस हमें बताती है कि ग्रैंड एल्डर के इंटरवेंशन के वजह से जो जोंग 13 है उसे अपनी सजा पूरी होने से पहले ही इनर सेट के अंदर ज्वाइन होने का मौका मिला। फिर हमें इनर सेट के अंदर का स्टोरेज रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मोटा वाला एल्डर हमारे जोंग को वहाँ पर लेकर आया होता है। उस जगह को देखने के बाद जोंग कहता है कि क्या ये इनर सेट है? ये सुनने के बाद मोटा वाला एल्डर हमारे जोंग से कहता है कि नहीं, इनर सेट के अंदर ज्वाइन होने से पहले जो नए स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें रहने के लिए एक जगह दी जाती है, लेकिन इस बार हमने जितना सोचा था उससे ज्यादा स्टूडेंट इनर सेट के अंदर ज्वाइन हुए हैं और साथ ही में तुम इनर सेट में ज्वाइन होने के लिए 1 महीना लेट हो, जिसके वजह से जो इनर सेट के अंदर डिसाइपल्स को रहने वाली जगह है वो पहले से ही फुल हो चुकी है। इसीलिए हमने तुम्हें टेम्पररी रहने के लिए स्टोरेज रूम का इंतजाम किया है। इतना कहने के बाद मोटा वाला एल्डर वहां से जाने लगता और जाते हुए जोंग से कहता है कि कल तुम स्पिरिट हॉल में जाकर अपनी आइडेंटिटी टोकन को लेना मत भूलना। उस मोटे वाले एल्डर के जाने के बाद जोंग इधर उधर देखते हुए कहता है कि इस रिमोट लोकेशन में इन पहाड़ों का व्यू और झील के सामने क्या छिपने के लिए काफी अच्छी जगह नहीं है? यहाँ की जो ताजी हवा है वो मुझे उस डिजर्टेड आइलैंड की याद दिलाती है, ये मुझे नेचर की ओर लौटने के लिए प्रेरित करता है। इतना कहने के बाद जोंग अपने पूरे कपड़ों को उतार लेता है। कपड़े उतारने के बाद जोंग 2 कदम पीछे हटते हुए कहता है कि प्रॉपर
प्रॉपर रिलैक्सेशन। ये भी एक इंजेक्शनल पार्ट है मसल कल्टीवेशन का। इतना कहने के बाद जोंग काफी ऊंची छलांग लगाते हुए झील के अंदर कूद जाता है और वहाँ पर तैरने लगता है। हमारा जोंग इतना तेजी से तैरता है कि जो फाइंडिंग नीमो है वो भी उसे फाइंड नहीं कर पाता। लेकिन तभी हमें जोंग की नजर सामने की ओर किसी परछाई के ऊपर पड़ती है, जिसे देखने के बाद जोंग काफी हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि आगे कोई तो है। इतना कहने के बाद जोंग काफी तेजी के साथ वहाँ पर ब्रेक लगाता है, जिसके वजह से वहाँ पर का जो पानी है वो भी हवा में उड़ने लगता है। पानी हवा में उड़ने की वजह से जो जोंग है वो ऊपर आ जाता है और साथ ही में उस झील के अंदर एक और लड़के नहा रहे होते हैं, वो भी उस पानी के इधर उधर होने की वजह से वो लड़की भी बाहर निकल आती है, जिसे देखने के बाद हमारे जोंग को पहली नजर वाला प्यार हो जाता है और वो लड़की दिखने में भी काफी ब्यूटीफुल होती है और हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि काफी हैरानगी भरी से हमारे जोंग की तरफ देख रही होती है। फिर हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोंग ने ग्रैंड एल्डर के ऊपर अपना हमला कर दिया होता है। तब जोंग के मुक्के के प्रेशर की वजह से जो जमीन सेटर हुई थी उसमें से एक पत्थर उड़कर एक पेड़ पर लगे हुए फल के ऊपर लग जाता है, जिसकी वजह से वो फल टूटकर नीचे गिर जाता है। फिर वो फल टप्पा खाते हुए दूसरे पत्थर से जाकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो पत्थर भी उस पहाड़ी से नीचे गिरने लगता है और गिरते वक्त वो पत्थर भी काफी सारे पत्थरों से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो पहाड़ नीचे ढहने लगता है और हमें उसी पहाड़ के नीचे से एक लड़की को गुजरते हुए दिखाया जाता है, जो कि यूलिन इमोर्टल सेक्ट ने नए इंस्ट्रक्टर को अपॉइंट किया होता है, जिसका के नाम लैंग किंग जोआन होता है। फिर लैंग कहते हैं कि जॉब पर मेरा पहला दिन है और मैं चारों ओर देखने के लिए मेरी फ्लाइंग टेक्निक का इस्तेमाल करने वाली थी, लेकिन मैंने खुद को इस जगह से फैमिलियर करने के लिए पैदल चलने का फैसला किया। लेकिन ये जगह तो काफी दूर है, लेकिन इसका जो एनवायरनमेंट है वो काफी ब्यूटीफुल है। और इसी तरह से लैंग वहाँ पर की नेचर की और वहाँ पर की जमीन की तारीफें कर रही होती है, लेकिन तभी सामने की ओर से काफी ज्यादा पत्थर उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद लैंग काफी हैरान हो जाती है। लेकिन लैंग उसके आगे कुछ कर ही पाती, तभी वो सारे पत्थर उसके ऊपर आकर गिर जाते हैं। फिर हमें लैंग को दिखाया जाता है जो कि उन पत्थरों से बाहर निकलती है और अपने आप को देखकर काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि उन पत्थरों की वजह से वो काफी गंदी हो गई होती है। और लैंग गुस्सा करते हुए कहते हैं कि आखिर इतने शायद जंगल में इतने सारे पत्थर क्यों गिर रहे हैं। लेकिन तभी लैंग की नजर एक जेल के ऊपर पड़ती है, जिसे देखने के बाद लैंग काफी खुश हो जाती है और दौड़ते हुए उसकी तरफ जाते हुए कहती है कि फाइनली मुझे अपने आप को धोने के लिए एक जगह मिली गई। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लैंग उस जेल में तैर रही होती है, लेकिन तभी उसके पीछे से कोई काफी तेजी के साथ उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। ये महसूस करने के बाद लैंग पीछे मुड़ते हुए कहते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या ये एक जायंट वाटर मॉन्स्टर हो सकता है। लेकिन तभी वो पानी इधर उधर हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो जोंग है वो एक्सपोज हो जाता है। और फिर से हम प्रेजेंट सीन में आते हैं जहाँ पर जोंग के अचानक ब्रेक लगाने की वजह से जो पानी है वो इधर उधर उड़ गया होता है और हमारे लैंग जोंग को देखने के बाद काफी हैरान हो गई होती है और कहती है कि इसकी बॉडी कितनी ज्यादा परफेक्ट है। लैंग को वो किस सिचुएशन में है ये याद आ जाने के बाद वो जोर से चीख मारती है और लैंग उसी झील के पानी का इस्तेमाल करते हुए अपने लिए कपड़े बना लेती है। कपड़े बनाने के बाद लैंग उसी पानी का इस्तेमाल करते हुए एक तलवार को बनाकर हमारे जोंग के ऊपर हमला कर देती है और उससे कहती कि तुम कमीने कहे कि ये देखने के बाद जोंग लैंग से कहता है कि ये सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये सब कुछ एक्सीडेंट है। लेकिन लैंग उसके किसी भी बात के ऊपर ध्यान न देते हुए सीधा उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन जोंग काफी मुश्किल से उसके हमले से बच जाता है। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि लैंग के हमले ने उस पानी को भी दो हिस्सों में बांट दिया होता है। ये देखने के बाद जोंग कहता है कि इसका जो शॉट क्यों है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर इसका हमला मेरे ऊपर लग जाता तो मैं पूरी तरह से तबाह हो जाता। लेकिन तभी हमें लैंग को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ हमें जोंग के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ गई होती है। वो लैंग छलांग लगाते हुए हमें जोंग के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन जोंग उसका फिगर देखकर उसे देखकर पूरी तरह से पिघल गया होता है और जोंग अपने मन ही मन में कहता है कि वैसे तो मैं सख्त लौंडा हूँ, लेकिन यहाँ पर यार मैं पिघल गया। वो ये सब सोच रहा होता है, तभी लैंग उसके ऊपर हमला कर देती है और जोंग काफी मुश्किल से उसके हमले से बच जाता है और लैंग को बिना उसकी बातें सुने हुए लगातार उसके ऊपर हमला करता देख जोंग काफी गुस्सा हो जाता है और लैंग के ऊपर चिल्लाते हुए उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले कहा है वो सब एक्सीडेंट था, मैंने उसे जानबूझकर नहीं किया, लेकिन अगर तुम इसी तरह से मेरे ऊपर हमला करती रहोगी तो तुम अपने आप को और भी ज्यादा एक्सपोज करती रहोगी। ये सुनने के बाद मैं काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जोंग के ऊपर चिल्लाते हुए उससे कहते कि तुम अभी भी बात कर रहे हो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इतना कहने के बाद लैंग फिर से जोंग के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन जोंग नीचे झुकते हुए उसके हमले से बच तो जाता है, लेकिन लैंग के हमले की वजह से जो जोंग के आगे के बाल होते हैं वो थोड़े से कट जाते हैं। ये देखने के बाद जोंग काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि उसने लगभग मेरा सिर काट ही दिया था। अभी की जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में मैं उसे कुछ भी समझा नहीं सकता, बेहतर होगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। इतना कहने के बाद जोंग काफी तेजी के साथ वहाँ से तैर कर जाने लगता है। वो इतना तेजी से वहाँ से तैर कर चला जाता है कि लैंग को भी उसका पता नहीं चलता। ये देखने के बाद लैंग काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि वो यहाँ से डिसअपियर हो गया, उसका जो फुटवर्क है वो
काफी ज्यादा फास्ट है। और मैंने नहाने से पहले अपने स्पिरिचुअल अवेयरनेस को यहाँ पर फैला दिया था, लेकिन मैंने उसे सेंस क्यों नहीं किया। फिर लिंक चिल्लाते हुए जोंग से कहते हैं कि दोबारा मुझे मत मिलना, अगर तुम मुझे दोबारा मिल गए तो मैं वहीं पर तुम्हें जान से मार दूंगी। और हमें जोंग को दिखाया जाता है जो कि उस जेल से निकलकर एक पत्थर के पीछे छुपकर बैठा होता है। और लिंक वहां से जाने के बाद एक गहरी सी सांस छोड़ते हुए कहता है कि मैं काफी ज्यादा करीब था। फिर हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जोंग मास्क पहनकर इनर गेट के अंदर आ गया होता है। इनर गेट के अंदर आने के बाद जोंग कहता है कि अच्छा तो ये यूलिन इमोटो सेट का इनर गेट है। जैसा कि मैंने सोचा था, ये आउटर गेट से कई गुना ज्यादा अच्छा है। उस इनर गेट के लॉबी में आ जाने के बाद वहां पर के सारे डिसाइपल्स आपस में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। इतने सारे डिसाइपल्स को देखने के बाद जोंग कहता है कि यहाँ पर का जो माहौल है वो काफी ज्यादा खराब लगता है। ऐसा लगता है कि मैं जैसे किसी गेम के लॉबी में आया हूँ। तभी पीछे से कोई डिसाइपल आकर हमारे जोंग से कहता है कि ये इनर गेट का कॉरिडोर है और यहाँ पर बाकी सारे डिसाइपल्स है वो ट्रेडिंग करते हैं। ये सुनने के बाद जोंग जब पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर एक फीमेल डिसाइपल होती है जो कि जोंग से कहती है कि आप तो एंट्री टेस्ट के अंदर थे, आप ही है जिन्होंने की स्पिरिट टेस्टिंग स्टोन को तोड़ा है जोंग शिशन। ये सुनने के बाद जोंग उसे कहता है कि तुमसे कोई गलती हो गई है, तुम मुझे मास्क पहनकर भी कैसे पहचान सकती हो। ये सुनने के बाद वो फीमेल डिसाइपल सीधा जाकर हमें जोंग को गले लगती है। उसे कहती है कि अगर आप राख में भी बदल जाएंगे ना तब भी मैं आपको पहचान लूंगी। ये सुनने के बाद जोंग काफी हैरान हो जाता है। उसे कहता है कि क्या मास्टर। फिर वो फीमेल डिसाइपल हमारे जोंग से कहती है मैं इस साल की नई डिसाइपल हूँ, मेरा नाम जुइंगिंग है और आपने उस स्पिरिट टेस्टिंग तोड़कर काफी अच्छा काम किया है, जिसके वजह से मुझे स्पिरिट टेस्ट देने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ी और मैं सीधा इनर सेट के अंदर ज्वाइन हो गई। अगर मैं उस एंट्रेंस टेस्ट को पास नहीं करती तो मुझे फिर से आउटर सेट में भेजा जाता। ये सुनने के बाद जोंग पूरा सदमे में चला जाता है। फिर जोंग जिसे कहता है कि तुम इनर सेट के अंदर 1 महीने से हो, क्या तुम्हें पता है कि आखिर स्पिरिट पवेलियन कहाँ पर है? आधा दिन गुजर चुका है और मैं उसे ढूंढ नहीं पाया हूँ। ये सुनने के बाद जो उसे कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, मेरे पीछे आ जाओ। फिर हमें स्पिरिट पवेलियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जोंग आ चुका होता है और हमारे जोंग को देखने के बाद वहाँ पर जो डिसाइपल्स होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं। उनमें से एक डिसाइपल कहता है कि ये तो वही है जिसने कि अपने एक ही पंच के साथ स्पिरिट टेस्टिंग स्टोन को तोड़ा था। ये सुनने के बाद दूसरा डिसाइपल कहता है कि क्या सच में? लेकिन ये तो ऑर्डिनरी लगता है। उनकी ये सारी बातें सुनने के बाद जोंग पूरा सदमे में चला जाता है और कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, उस स्पिरिट टेस्टिंग तोड़ को तोड़ने वाला मैटर सबको पता है। मैं किसी के भी अटेंशन को अट्रैक्ट नहीं करना चाहता, मैं चुपचाप अपनी ट्रेनिंग करना चाहता हूँ और इम्प्रूव होना चाहता हूँ। तभी जो हमारे जोंग से कहती है कि मास्टर जो ने अपने सिंगल पंच के साथ उस स्टोन को तोड़ दिया। हिस्ट्री में इससे पहले ऐसा कुछ भी घटा नहीं था। इसी की वजह से इंटरनल नेटवर्क में आधे महीने से एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। ये सुनने के बाद जोंग पूरा सदमे में चला जाता और कहता है कि क्या कल्टीवेशन वर्ल्ड में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है? तभी वहाँ पर स्पिरिट पवेलियन के एक इंस्ट्रक्टर आकर हमारे जोंग को उसका जेड टोकन दे देती है। फिर जो हमारे जोंग से कहती है कि जो जेड टोकन है उसके अंदर आपकी पूरी की पूरी पहचान बनी रहती है और साथ ही में तुम इंटरनल नेटवर्क को भी इसकी मदद से एक्सेस कर सकते हो। उस जेड टोकन को देखने के बाद हमारा जोंग काफी खुश हो जाता और कहता है कि फाइनली मैं इनर सेट के अंदर एक ऑफिशियल डिसाइपल बन चुका हूँ और साथ ही में प्रोफाउंड स्काई ग्रैंड कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की भी क्वालिफिकेशन मेरे पास आ चुकी है। ये सुनने के बाद जो हमारे जोंग से कहती है कि अच्छा तो तुम्हारा गोल प्रोफाउंड स्काई ग्रैंड कंपटीशन में जाने का है, लेकिन हमारे सेट के अंदर 2 ही ऐसे स्लॉट है जो कि कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उन 2 स्लॉट के लिए तुम्हें क्वालिफाई होना होगा। ये सुनने के बाद जोंग पूरा सदमे में चला जाता है और जो कोई भी डिसाइपल अपने क्रेडिट के तौर पर टॉप 10 में आ जाता है वही उस 2 स्लॉट के लिए कॉम्पीट कर सकता है। मेरे कहने का ये मतलब है कि जो सीनियर डिसाइपल्स काफी सालों से इस सेट के अंदर है वो भी उस स्लॉट के लिए कॉम्पीट कर सकते हैं। फिर जोंग जू से कहता है कि आखिर मेरा अभी का क्रेडिट स्कोर क्या है? ये सुनने के बाद जो उसे कहते हैं कि मेरा पीछा करो। फिर जो हमारे जोंग एक ऐसी मशीन के पास लेकर आते हैं जहाँ पर क्रेडिट स्कोर को चेक किया जाता है और हमारे जो जोंग से कहते हैं कि अपनी जो आइडेंटिटी टोकन है उसे यहाँ पर आकर स्कैन करो। ये सुनने के बाद जोंग जाकर अपने आइडेंटिटी टोकन को वापस स्कैन कर लेता है और जैसे ही जोंग अपने आइडेंटिटी टोकन को वापस स्कैन करता है वैसे ही वहाँ पर न्यू स्टूडेंट क्रेडिट रैंकिंग की लिस्ट ओपन हो जाती है और उस लिस्ट के अंदर हमारा जोंग टॉप 100 के अंदर भी नहीं आता, टॉप 100 के भी अंदर नहीं आता, टॉप 15 के अंदर भी नहीं आता। जोंग की जो रैंकिंग है वो 0 होती है। ये देखने के बाद जोंग पूरा सदमे में चला जाता और कहता है कि क्या मेरी रैंकिंग 0 है? इसका ये मतलब है कि रैंकिंग की जो लिस्ट है उसमें मैं सबसे बॉटम पर हूँ। फिर जो हमें जोंग से कहते हैं कि अगर आपको क्रेडिट्स को कमाना है तो आपको एकेडमिक के कोर्सेस या फिर मिशन को कंप्लीट करना होगा। आखिरकार इनर सेट में ज्वाइन होने के बाद आपको 1 महीने के लिए कैद कर दिया गया था, जिसके वजह से आपकी जो क्रेडिट स्कोर की रैंकिंग है वो इतनी ज्यादा कम है। आप अपने आप को इतना भी डिस्करेज मत करिएगा। मुझे पता है कि मास्टर की स्ट्रेंथ के साथ आप बाकी के जो डिसाइपल्स है उनको कब का सरपास कर देंगे। इसका ये मतलब नहीं है मुझे क्रेडिट स्कोर को अर्न करने
के लिए मुझे हर किसी के सामने एक्टिव होना होगा। अगर मैं हर किसी के सामने एक्टिव रहता रहूंगा तो इससे मैं काफी आसानी से बेनकाब होऊंगा। मैं तो सिर्फ शांति से कल्टीवेट करना चाहता था। लेकिन तब स्पिरिट पवेलियन के अंदर कोई आकर हमारा जोआंग का नाम जोर से चिल्लाते हुए उसे कहता है कि जोआंग शिशान जल्दी से वहां से बाहर आ जाओ। मैं तुम्हें 1 महीने से लगातार ढूंढ रहा हूँ और आखिरकार आज तुम मुझे मिल ही गए। ये सुनने के बाद जोआंग पीछे मुड़कर देखता है और उसे कहता है कि आखिर तुम कौन हो। उस आदमी को देखने के बाद जो कहते हैं कि आखिर उसने हमें कैसे ढूंढा। ये आदमी आपके सामने जो खड़ा है वो आपके खिलाफ काफी ज्यादा नफरत रखता है। ये सुनने के बाद जोआंग काफी हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि मैं इस आदमी को जानता भी नहीं, ना ही मैं इससे कभी मिला हूँ। आखिर वो मेरे खिलाफ इतनी ज्यादा नफरत क्यों रखता है। ये सुनने के बाद जो हमारे जोआंग से कहती है कि जो एंट्रेंस स्पिरिचुअल टेस्ट था वो तो सिर्फ एक इनिशियल असाइनमेंट था। उसका जो रिजल्ट है वो ये डिटरमाइन करेगा कि आपको कितने ज्यादा क्रेडिट स्कोर दिए जाएंगे और 2 महीने बाद जो क्लास अलोकेशन होने वाला है उसके भी क्राइटेरिया को तय करता है और इसका सबसे ज्यादा फ्यूचर के कल्टीवेशन में जो रिसोर्सेस है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन जब आपने उस स्पिरिट टेस्टिंग टोन को एक ही पंच के साथ तोड़ा तो जो स्पिरिट टेस्ट देने के बाद जो टेस्ट रिजल्ट आने वाले थे आपने उसे डायरेक्टली कैंसिल कर दिया, जिसके वजह से उस पर्सन को किसी भी तरह के बेनिफिट्स नहीं मिले, जिसके वजह से वो आपके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा है। फिर वो पर्सन हमारे जोआंग से कहता है कि किसी ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए स्पिरिट टेस्टिंग टोन को तोड़ने वाला आज मैं तुम्हें एक्सपोज करने वाला हूँ। क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे साथ एक ड्यूएल करो। और साथ ही में वो काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहता है कि जो क्रेडिट स्कोर है उसे कल्टीवेशन रिसोर्सेज के तौर पर एक्सचेंज किया जाता है, लेकिन तुम्हारे वजह से जो टेस्ट देने के बाद क्रेडिट स्कोर हमें मिलने वाले थे वो कैंसिल हो गए, जिसके वजह से मुझे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। आज मैं तुम्हें यहीं पर जान से मार दूंगा। ये सुनने के बाद जो जोआंग से कहती है कि उसके ड्यूएल के लिए एग्री बिल्कुल भी मत करना। क्या आपको स्टूडेंट क्रेडिट रैंकिंग की लिस्ट के बारे में ठीक से याद है? सिर्फ 3 ही लोग हैं जो कि दूसरों की रैंकिंग से काफी ज्यादा आगे है और वो जो 3 डिसाइपल्स है जो कि बाकी के डिसाइपल्स से आगे है, उन 3 डिसाइपल्स में से ए भी एक है। इसकी जो कल्टीवेशन है वो पहले से फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर पहुंच चुकी है और ये न्यू स्टूडेंट लिस्ट में 3rd रैंकिंग पर आता है। फिर वो पर्सन हमारे जोआंग के ऊपर चिल्लाते हुए उसे कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी हिम्मत है तो मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करो। फिर जो जोआंग से कहती है कि उसके चैलेंज को एक्सेप्ट मत करना, जब तक कि दूसरा पर्सन उसके चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करता तब तक ड्यूएल चालू नहीं होती। और साथ ही में स्पिरिट पवेलियन के एल्डर लिंगजी के सामने वो तुम्हें कभी भी हार्म नहीं करेगा। ये सुनने के बाद जोआंग सीधा उसके मुंह पर उसके चैलेंज को रिफ्यूज कर देता है और साथ ही में जोआंग वहां से मुड़ते हुए उसे कहता है कि मैं अभी क्रेडिट स्कोर को जमा करने में काफी ज्यादा बिजी हूँ, मैं तुम्हारे साथ इस तरह के घटिया गेम्स को नहीं खेल सकता। ये सुनने के बाद वो पर्सन अपने दांत पीसने लगता है। उसे कहता है कि क्या एक खेल? तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये सब एक खेल है? मैं नए डिसाइपल्स के अंदर 3rd रैंक पर आता हूँ और अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो चलो हम इस ड्यूएल के ऊपर 500 क्रेडिट पॉइंट की बेट लगाते हैं। क्या तुम में अब भी हिम्मत है? क्रेडिट का नाम सुनते हमारे जोआंग के कान खड़े हो जाते हैं और वो मुस्कुराते हुए कहता है कि अभी अभी तुमने कितनी क्रेडिट स्कोर की बात की। लेकिन तभी हमें जोआंग के सामने सिस्टम का विंडो अपीयर हो जाता है और उसे कहता है कि अगर तुमने इस मेटाफोर को चैलेंज को एक्सेप्ट किया तो तुम्हें मिशन रिवॉर्ड के रूप में स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट वेट प्लेट्स मिलेंगी। उस रिवॉर्ड को देखने के बाद जोआंग पूरा सदमे में चला जाता है और कहता है कि इस मिशन का जो रिवॉर्ड है वो 300 ट्रेनिंग पॉइंट्स के बराबर है। फिर जोआंग के मुंह में काफी ज्यादा लालच आ जाता है और कहता है कि मुझे आज क्रेडिट स्कोर भी मिलेगा और साथ ही मेरे रिवॉर्ड भी डबल फायदा हो जाएगा। लेकिन वो हाथ जोड़ते हुए कहता है कि मैं इसे नहीं कर सकता। मैं जितना ज्यादा अटेंशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करूंगा उतना ही ज्यादा मैं अपने आप को एक्सपोज करूंगा। इससे अच्छा तो मैं एक सन्यासी बन जाऊं, लेकिन क्या करूं, मुझे इसे सहना तो होगा। फिर हमें कुछ समय बाद जोआंग को दिखाया जाता है जो कि पूरा सदमे में चला गया होता है, क्योंकि उस मेटाफोर ने जोआंग को ड्यूएल करने के लिए अरेना में लेकर आ गया होता है। उस अरेना को देखने के बाद जोआंग कहता है कि आखिरकार मैं अपने लालच को रोक नहीं पाया। और पीछे से जो हमारे जोआंग को चीयर करते हुए उसे कहते हैं कि मास्टर जो आपके सामने कोई टिक सकता है क्या? मुझे आप पर भरोसा है, आप उस आदमी को काफी आसानी से हरा सकते हैं। फिर जोआंग उस मेटाफोर को देखने के बाद अपने मन में कहता है कि इस आदमी के साथ डील करने के लिए मुझे सिंपल और स्लो मूवमेंट करने की जरूरत है। सिर्फ मुझे अपने दिमाग में एक बात को फिट करना होगा कि मुझे और ज्यादा अटेंशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करना है और फाइट करते समय जल्दबाजी नहीं करनी है। और हमें मेटाफोर को दिखाया जाता है जो कि मुस्कुराते हुए कहता है कि फाइनली वो दिन आ ही गया। फिर वो चिल्लाते हुए हमारे जोआंग से कहता है कि ड्यूएल को एक्सेप्ट करना यानी कि लाइफ एंड डेथ के चैलेंज को एक्सेप्ट करने जैसा है। अगर आज मैं यहाँ पर तुम्हें जान से भी मार दूंगा तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना कहने के बाद वो अपने एक भाले जैसे वेपन को बाहर निकालता है, जिसे देखने के बाद जो काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि तो लोअर ग्रेड का स्पिरिचुअल वेपन है। इस जैसे रिमोट प्लेस में और एक नए डिसाइपल के पास इस जैसा वेपन कैसे हो सकता है? मास्टर अब आपको केयरफुली से उसके साथ लड़ना
करना होगा। फिर हमें उस मेटाफोर को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ हमारे जोंग के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ गया होता है और हमें हमारे जोंग को दिखाया जाता है जैसे उसकी नजर उस बाले के ऊपर पड़ते है वैसे पता नहीं उसे वो क्या हो जाता है कि वो उस बाले को उसके हाथ से छीन लेता है, उससे एक्सरसाइज करने लगता है और उसे इस तरह से एक्सरसाइज करता हुआ देखकर वहां पर के जो डिसाइपल्स है वो पूरा सदमे में चले जाते हैं और हमें जोंग को दिखाया जाता है जो कि एक्सरसाइज करने के बाद उस स्पिरिचुअल वेपन को पूरी तरह से बेंड कर देता है जिसके वजह से वो मेटाफोर और जो है वो पूरा सदमे में चली जाती है। लेकिन जैसे ही जोआन को इस सिचुएशन का पता चलता है कि आखिर में क्या कर रहा हूँ वैसे ही वो पूरा सदमे में चला जाता है और अपने सर को दबाते हुए कहता है कि आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा था, मैं फिर से कुछ ज्यादा ही आगे चला गया। क्या मैंने ये नहीं कहा था कि मैं ज्यादा हरकतें नहीं करूंगा, लेकिन जैसे ही मैंने उस भाले को देखा वैसे ही मुझे लगा कि वो एक्सरसाइज करने का एक ऑब्जेक्ट है जिसके वजह से मैंने एक्सरसाइज करना वहां पर शुरू कर दिया और हमें उस मेटाफोर को दिखाया जाता है जो कि अपने वेपन को इस तरह से बेंड होता हुआ देखकर पूरा सदमे में चला जाता है और अपने घुटने पर बैठ जाता है और उस वेपन की तरफ देखते हुए रोने लगता है, रोते हुए कहता है कि मेरे फैमिली की विरासत उसने उसे अपने हाथों से ही उसे बेंड कर दिया। फिर वो मेटाफोर हमारे जोंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए उसे कहता है कि इस बार मैं तुम्हें सच में मार दूंगा। इतना कहने के बाद वो मेटाफोर काफी गुस्से में हमारे जोंग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हमारा जोंग अजीब अजीब तरह के अपने एक्सरसाइज करते हुए उसके हर एक हमले से बच जाता है। उसे अपने हमले से इतनी आसानी से बचता देखो मेटाफोर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि बस बहुत हो गया। इतना कहने के बाद वो अपने हैंड सैंड बनाते हुए फायर जुस्सू का इस्तेमाल हमारे जोंग के ऊपर करने वाला होता है, लेकिन तभी जोंग काफी तेजी से उसके पीछे आकर उसके पिछवाड़े के ऊपर एक लात मार देता है जिसकी वजह से वो मेटाफोर उड़ते हुए जाकर आगे वाले एक माउंटेन से टकरा जाता है और उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। ये देखने के बाद जू और वहां पर के सारे डिसाइपल्स पूरा सदमे में चले जाते हैं। फिर हमें शाम का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर जोंग ने उस अरेना में जो कुछ भी हुआ है वो ट्रेंडिंग पेज पर आ चुका होता है, जिसे देखने के बाद जोंग पूरा सदमे में चला जाता है और कहता है कि अरे यार ये फिर से क्या हो गया, फिर से मैं ट्रेंड पर चला गया, मैं सब कुछ नहीं करना चाहता था, मैं कुछ ज्यादा ही फ्लैशी बन गया था और मुझे और अधिक सावधानी से काम करना होगा। सबसे पहले मुझे अपनी स्टडीज को कंप्लीट कर क्रेडिट्स को प्रॉपरली कलेक्ट करना होगा। फिर हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे डिसाइपल्स एक जगह पर इकट्ठा हो गए होते हैं क्योंकि उनकी जो नई मेंटर है वो वहां पर आ गई होती है और उनके नए मेंटर और कोई नहीं लिंग होती है, जिसे देखने के बाद हमारा जोंग पूरा सदमे में चला जाता है और कहता है कि ये फिर से नहीं हो सकता। और बस इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलते अगले किसी वीडियो में। ओके बाय।